हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, क्वानली बोलता है कि ये जो सॉल वर्ल्ड है ये उस टाइम के मदर प्लेनेट को स्टिमुलेट करता था जो कि एंशिएंट टाइम्स में था। तुम इस गेम को एज अ वर्ल्ड भी ट्रीट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। क्वानली बोलता है पर जो स्टिमुलेशन लेवल है वो कुछ ज्यादा ही हाई है। जैसे तुम एक्चुअल में हो वैसे डाटा तुम्हारा इस वर्ल्ड में लाया जाता है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम रियलिटी में होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम यहाँ पे होगे। ऐसे नॉर्मली जो लोग होते हैं 12 साल से ज्यादा, वही अलाउडेड होते हैं यहाँ पे आने के लिए। पर हम हाई टैलेंट यूथ क्लास के हैं तो हमारे लिए स्पेशल एडमिशंस हैं। पर करंटली उन्होंने हमें सिर्फ थोड़ी सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अलो की है, जो इस टाउन में है कुछ रेलिवेंट से एरियाज। मैंने सुना है कि जो स्कूल है उन्होंने कुछ ज्यादा ही मनी को इन्वेस्ट किया, वो रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया इसके लिए। जो परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स है वो हमें रियल लाइफ में मिल जाएंगे, रियल वर्ल्ड में, यहाँ पे कुछ अच्छा करके। वो फिर ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाते हैं। क्वानली बोलता है हम पहुंच गए, चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्वानली बोलता है आगे जाके एक एनपीसी को कि हम प्राइमरी इवोल्यूशन को सेट करना चाहते हैं। तो वो बोलती है कि 1 साल कॉइन लगेगा। जॉनी बोलता है क्या मनी चाहिए इसके लिए? क्वानली बोलता है कि ये इस स्टिमुलेशन वर्ल्ड को तुम रियल की तरह ट्रीट कर सकते हो, तुम यहाँ पे मनी भी अर्न कर सकते हो एक्चुअल में। जॉनी बोलता है ठीक है, अभी के लिए ट्रेनिंग फी को स्प्लिट कर देते हैं। क्वानली बोलता है ठीक है। फिर वो ऐसे एंटर कर जाते हैं प्राइमरी इवोल्यूशन सीन को। एक अरेना टाइप होता है। क्वानली बोल रहा था यही कोलोसियम है प्राइमरी इवोल्यूशन के लिए। अगर हम जीत जाएंगे तो हमें 2 साल कॉइन मिलेंगे, अगर हम हार जाएंगे तो हम अपनी सारी मनी को यहाँ पे खो देंगे। वेल, एक ही तो कॉइन दी है वैसे। जो एनिमीज है वो 50 10 ईयर साउल बीस्ट है और इनमें से 300 ईयर साउल बीस्ट भी हैं। जॉनी बोलते इतने ज्यादा, हमें किसी भी तरीके से जीतना ही पड़ेगा। वो सारे वोल्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। वो वोल्फ बिल्कुल उनके सामने होते हैं। जॉनी बोलता है कि ये आ रहे हैं। लुफेंग बोलता है हाँ तैयार हो। लुफेंग अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है जो कि व्हाइट ड्रैगन स्पेयर होता है। वो बोलता है कि मैं अटेंशन को ड्रॉ करता हूँ। क्वानली बोलता है कि टाइम है अब लक को टेस्ट करने के लिए। वो अपने कॉइन को ऊपर की तरफ उठाता है और ऊपर उछालता है। वो गेट ऑफ समनिंग को अपेयर करवाता है। लुफेंग आगे की तरफ जा रहा होता है अपने स्पेयर को लेके। उसकी स्पेयर के अटैक को जो वोल्स होते हैं वो डोज कर लेते हैं। एक वोल्फ उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है, वो उसे डोज कर लेता है। वो फिर बड़ी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। जॉनी सोच रहे थे कुछ ज्यादा दूर चला गया, हम ऐसे कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तब जो गेट ऑफ समनिंग से एक बीस्ट आ रहा होता है, उसने अपना क्लो बार रखा होता है। क्वानली बोलते कि ठीक है ये यहाँ पे आ गई, ये क्या होगा? जॉनी बड़ा हैरानी से देख रहा होता है पीछे की तरफ। वेल, वो एक बिल्ली होती है। वोल्फ की आवाज से वो बिल्ली डर जाती है और भाग जाती है दोबारा वेट ऑफ समनिंग में। क्वानली बोलता है ओए रुको, क्या कहाँ जा रहे हो तुम? क्वानली फिर ऑकवर्ड तरीके से बोलता है कि वेल अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसके लिए। लुफेंग अटैक कर रहा होता है वोल्फ्स की तरफ। जॉनी सोच रहा था कि मेरी टीममेट सच्ची मुच्ची रिलायबल नहीं है, मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता यहाँ पे, पर हम यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हैं। फिर वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, अपने हाथ को ब्लू सोलर ग्लास से कवर कर लेता है और आई शार्ड्स को वोल्फ्स की तरफ भेज रहा होता है। वो क्वानली की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। क्वानली बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो अटैक था वो बहुत सा फास्ट है। जॉनी जल्दी से उसे खींचता और पीछे फेंक देता है। उसने फ्लोर को आइस का बना दिया होता है। क्वानली पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है ऐसे ही। वो बोलते क्या आइस रोड है मेरे नीचे? क्वानली बोलते मेरे को भी खींचो अपने साथ। क्वानली बोलता ठीक है। फिर वो ऐसे ब्लू सोलर ग्लास को पीछे की तरफ खींचता और जॉनी पीछे चल जाता है। जॉनी बोलते लुफेंग जल्दी आओ, हम साथ में अटैक करेंगे। जॉनी बोलते क्या तुम ठीक हो? कितना सा टाइम लगेगा और तुम्हें दोबारा समन करने के लिए? क्वानली बोलता है कि उस किटी ने जरा भी मेरे को कोस नहीं किया है तो मैं आधे की मिनट के बाद दोबारा समन कर सकता हूँ। जॉनी सोच रहे थे कि मार्शल सोल तो कुछ ज्यादा रैंडम है, हम ऐसे मतलब अपनी होप्स को मिरेकल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ खुद ही करना पड़ेगा। लुफेंग आ जाता है, वो बड़ा फास्ट तरीके से आ रहा होता है। जॉनी बोलता है ओए तुम बड़ा फास्ट आ रहे, रुक जाओ। फिर लुफेंग बोलता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो तीनों टकरा जाते हैं। जॉनी सोच रहे होते हैं मेरे भगवान ये दोनों इंसान, वो गिरे होते हैं ऐसे वोल्सों ने घेर रहे होते हैं। जॉनी सोचता है कुछ ज्यादा अनरिलायबल है। जॉनी बोलता है कि क्वानली जल्दी से सामन करो तुम, मैं अभी के लिए रोकता हूँ इन्हें। फिर वो आइस के क्रिस्टल्स को अपने आसपास बना लेता है, वेल एक दीवार टाइप को। क्वानली बोलता है कि वेल फाइनली अब हम सेफ हैं। जॉनी बोलता है क्या तुम कभी जीते भी इस प्राइमरी इवैल्यूएशन में? क्वानली बोलता है हाँ मैं एक बार जीते थे, उस टाइम मैंने एक जाइंट बेयर को समन किया था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। जो फायरवॉल से जो 100 ईयर के लावा डॉग्स स्प्लिट करते थे उससे तो उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हो रहा था। जॉनी बोलता है क्या बोला तुमने अभी? 100 ईयर लावा डॉग्स फायरबॉल्स को स्प्लिट कर सकते हैं? वेल वैसे बोलने की देरी थी और वो जो होते हैं 100 ईयर बीस्ट वो अपने फायरबॉल्स को यूज कर रहे होते हैं और आइस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जॉनी बोलता 3 लावा डॉग्स ने तो केज को भी तोड़ दिया, वो आ रहे होते फिर से अपने फायरबॉल्स को शूट करते हैं। जॉनी बोलता नहीं। लुफेंग बोलता मैं डील करता हूँ इनसे। वो आगे की तरफ जाता है और अपने स्पीड से दोनों फायरबॉल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। जॉनी बोलता अच्छा किया तुमने। वो फिर उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। लुफेंग के हाथ में कट लग गया होता है। वो बोलता है कि क्वानली हम तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहे हैं, अब तुम ही कर सकते हो कुछ। क्वानली बोलता है ठीक है मैं समन करना स्टार्ट करता हूँ। फिर ऐसे एक और बॉल आ रहा होता है। जॉनी बोलता है नहीं और ज्यादा फायरबॉल्स आ रहे हैं। क्वानली बोलता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो अपने कॉइन को फेंकता है। जॉनी आगे की तरफ जा रहा होता है फायरबॉल की तरफ और बोलता है मैं इसे रोकता हूँ। गेट ऑफ समनिंग अपेयर हो जाता है। जॉनी एक्सप्लोजन में आता है और पीछे की तरफ जा रहा होता है। वैसे जाते जाते गेट ऑफ समनिंग को पकड़ लेता है अपने हाथ से।
तभी उसकी आइज ग्लो होती हैं और जो गेट ऑफ समनिंग है वो भी ग्लो करता है और गेट ऑफ समनिंग से एक लड़की बाहर आ जाती है। जॉनी बड़ा ज्यादा हैरान होता है, वेल लड़की को ज्यादा सुंदर है, वेल वही ये जो नाना के साथ थी। वो बाहर आ जाती है और आगे की तरफ देखती है। वो हैरान होती है क्योंकि आगे वॉल सारे होते हैं। वो हड़बड़ी में आगे अपना अटैक यूज करते एक आइस वॉल को क्रिएट कर लेती है। जॉनी बोलता है ये, लुफैंग भी हैरान होता है। क्वान ली बोलता है क्या ये समन हो यहाँ पे? एक सुंदर सी ह्यूमनाइड लड़की। वो लड़की पीछे की तरफ देखती है। जॉनी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है मैं कहाँ पे हूँ, तुम कौन हो? क्वान ली बोलता है वाह तुम तो कुछ ज्यादा प्रिटी हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, मास्टर हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे समन किया है, अब इन सभी एनिमीज को मार दो। मेरी समन प्रिटी लड़की। वो लड़की बोलती क्या समन, पर मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्वान ली बोलता है कि तुम क्रेचर होगे, मेरे को लगता है दूसरे वर्ल्ड के, तुमने ऐसे सुना नहीं होगा पर ये साउल वर्ल्ड है और तुम वापस जा सकते हो जब समन ओवर हो जाएगा। वो लड़की बोलती है साउल वर्ल्ड, तुम्हारा मतलब ये स्टिमुलेटेड वर्ल्ड है, स्टिमुलेशन कैबिन में। क्वान ली बोलता है क्या? जॉनी बोलता है तुम्हें पता है इसके बारे में? वो लड़की जॉनी की तरफ देख रही होती है, जॉनी भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलती है वो तुम हो, मैं फील कर सकती हूँ, तुम्हारा जो और है वो मेरे को यहाँ पे लाया है। क्वान ली चलाता बोलता है नहीं नहीं ये मैं था, ये मैं था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं ऐसे, जॉनी और वो लड़की। लुफैंग बोलता है कि पहले लावा डॉग्स के साथ डील करो, वो आ रहे हैं। जॉनी बोलता है पहले इस जो हमने ये रायता फैलाया इसको ठीक करते हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने दोनों साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। क्वान ली बोलता है क्या 2 साउल सर्कल्स, ये सीनियर सोल मास्टर है। फिर उस लड़की ने अपनी फिंगर्स को आगे की तरफ किया और जो टूटी हुई आइस वॉल थी वो जल्दी से एक टोर्नेडो में कन्वर्ट हो गई और जो फ्लाइंग आइस ब्लेड्स थे वो एक स्टॉर्म की तरह मूव करने लगे पूरे इस एरिया में। आधे जो लावा डॉग्स थे वो स्टॉर्म में आ गए और डिसअपियर हो गया ऐसे ही लाइट्स में। फिर वो अपने आइसपेयर को निकाल लेती है और आगे की तरफ अटैक करती है। वो बाकी जो लावा डॉग्स होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है और वो भी लाइट ऐसे बॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लुफैंग बोलता है इसने स्पीड और स्ट्रेंथ को परफेक्टली कंबाइन किया, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जॉनी आगे की तरफ जा रहा होता है तो जो लड़की होती है वो अपने स्पेयर को नीचे मारती है और एक आइस सर्कल को क्रिएट करती है। फिर वो आगे की तरफ अपने स्पेयर से अटैक करती है और जो 100 ईयर ओल्ड लावा वोल्फ होता है उसके तरफ अटैक करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जो बाकी बचे होते हैं वोल्फ वो उसकी तरफ अटैक करने लगे होते हैं। जॉनी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रासेस से पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है मेरे को जाने दो। फिर वो कुछ कनेक्शन सा फील करती है, जॉनी की पावर उसमें फ्लो कर रही होती है। जॉनी भी हैरान होता है। वो लड़की सोच रही थी ये तो मेरी पावर है, ये स्ट्रेंथन कैसे हो गया ऐसे। वो अपना हाथ आगे की तरफ करती है और एक द्वारा आइस स्टॉर्म को क्रिएट करती है। वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फ्लो कर रही होती है। तो फिर ऐसे आइस शार्ड्स को आगे की तरफ भेज रही होती है। जो आइस टोर्नेडो था आइस ब्लेड का दोबारा आया। जो आइस बॉल थी वो तो पूरी तरह से खत्म हो गई थी पर जो टोर्नेडो था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था पहले वाले से। जॉनी बिल्कुल इसके साथ में होता है। वो जॉनी की तरफ देख रही होती है। वो सोच रही होती है ये लड़का, इसकी जो आईलैशेस हैं तो कुछ ज्यादा लंबी हैं, मैं अब श्योर हूँ कि इसी का जो ओरा है जो मेरे को यहाँ पे लेके आया है। मेरी जो साउल पावर है वो इंक्रीज कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, जैसे मतलब इसका ओरा मेरे साथ कनेक्ट हुआ और ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा बड़ी चेंजेस आई हैं। फिर ऐसे जो इवोल्यूशन होती है वो ओवर हो जाती है और वो ट्रेनिंग रूम में वापस चल जाते हैं और जो लड़की होती है वो ऐसे लाइट में कन्वर्ट होती है और गेट ऑफ समनिंग में एंटर हो जाती है। फिर गेट ऑफ समनिंग भी डिसअपियर हो जाता है। फिर हमें दोबारा रिसेप्शन का सीन दिखा देता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमने प्राइमरी इवोल्यूशन को पास कर लिया, ये लो तुम्हारी रिवॉर्ड। वेल वो 2 कॉइन्स को दे देती है। क्वान ली बोलता है वो उस टाइम क्या हुआ एरेना में हमारे साथ? जॉनी बोलता है वो तुमने समन की थी, मुझे कैसे पता होगा? क्वान ली बोलता है वेल मेरे को भी कुछ नहीं पता है, ये फर्स्ट टाइम है मैंने एक ह्यूमन को समन किया, ये अच्छी तरह से काम हुआ है ना? लुफैंग बोलता है नहीं। क्वान ली बोलता है क्या हुआ? लुफैंग बोलता है कि जॉनी उस गेट ऑफ समनिंग की तरफ गिरा था जब मैं फायरवॉल्स को हटा रहा था, तभी कुछ मोमेंट के लिए मैंने देखा कि जॉनी ने उसको टच किया था उस गेट ऑफ समनिंग को। जॉनी सोच रहा होता है कि इसने नोटिस किया, इसके आई साइट और ऐसे मतलब ये ज्यादा तेज है। जॉनी बोलता है अच्छा ऐसा हुआ था। क्वान ली बोलता है अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है चल दोबारा ट्राई करते हैं, हमें पता लग जाएगा। फिर वो ऐसे दोबारा एंटर करते हैं, अपने कॉइन को फेंकते हैं और जो गेट ऑफ समनिंग होता है वो अपीयर हो जाता है। क्वान ली बोलता है कि जो मेरा गेट ऑफ समनिंग है वो आ गया। फिर जॉनी आगे जाता है, अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से उस गेट को टच करता है, द्वारा कुछ कनेक्शन बनता है उसकी पावर और उस गेट का और वो द्वारा लड़की बाहर आ जाती है। वो हैरान होती है, वो बोलती है तुम मो द्वारा, तुमने मेरे को द्वारा यहाँ पे क्यों बुलाया? क्वान ली बड़ा खुशी से हंसता और बोलता है कि द्वारा यही चीज समन हुई है 2 बार, फाइनली जो मेरी समनिंग है वो डिपेंडेबल हो गई है। अब वो जो वॉल्स होते हैं वो द्वारा ऐसे ही आ जाते हैं, रोर कर रहे होते हैं। जॉनी बोलते हैं कि चलो पहले इन लावा डॉग से डील करते हैं, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें। वो लड़की बोलती है कि जो ग्रास है तुम्हारी उसे मेरे से रैप कर दो पहले। जॉनी हैरान होता है, फिर बोलता है ठीक है। वो ऐसे रैप कर देता है उस लड़की से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास। वो लड़की सोच रही होती है हाँ मैं सही थी, जो मेरी साउल पावर वो स्ट्रेंथन हो गई है। वो फिर आगे की तरफ घूरती है और अपने वेल आइस स्टॉर्म को क्रिएट करती है और उन सारे वॉल्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है। वो सारे जो वॉल्स होते हैं वो लाइट बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लुफैंग बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो अनबिलीवेबल है। क्वान ली बोलता है कि डेफिनेटली 2 सर्कल से ज्यादा पावरफुल है। वो लड़की बोलते हैं मुझे बताओ वो क्या था? जॉनी बोलते हैं कि इसकी जो मार्शल साउल एबिलिटी है वो समन करने की है। जब मैंने गेट ऑफ समनिंग को टच किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक ट्रेस ऑफ कनेक्शन बना और उसी के बाद तुम समन हो गए। यहाँ पे हम बस यहाँ पे कंफर्म करने लगे थे कि जो हमारी स्पेकुलेशन है कि हम जो हुआ था मेरी टचिंग से वो सही है कि नहीं, तो हम यहाँ पे आए।
क्या तुम भी फेडरल सिटीजन और ट्यानलुओ प्लेनेट में रहते हो? तो लड़की बोलती क्या ये ट्यानलुओ प्लेनेट है? मैं तो प्लेनेट ट्यानडाओ से हूँ। जॉनी बोलता क्या तुम्हारी जो समनिंग है ये प्लेनेट्स के बीच में हो सकती है? क्वानली बोलता वेल एक तरह से सीक्रेट स्पेस है, ये तुम समझ नहीं पाओगे। वो लड़की गुस्सा होती है, फिर बोलती है ठीक है खुद हैंडल्स करो अब इन डॉग्स को। वो वापस चल जाती है। लुफेंग बोलता है कि देखो तुम अभी भी अनडिपेंडेबल हो। वो फिर हंस रहा होता है, बोलता है रुक जाओ, अब जो लावा डॉग्स है वो आ रहे हैं, चलो हैंडल करते हैं। जॉनी आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है लुफेंग क्या तुम इनको ऊपर की तरफ उठा सकते हो? लुफेंग बोलता है मैं ट्राई कर सकता हूँ अगर वो एक ही जगह पे गैदर होंगे तो। जॉनी बोलता है ठीक है मैं एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता हूँ, फिर तुम्हें तैयार रहना है। वो वोल्फ की तरफ जा रहा होता है, एक वोल्फ अपने मुंह को ओपन करता है और एक फायर वॉल को शूट करता है। जॉनी आगे की तरफ जाता है और पंच मारता है उसे बड़ी जोर से। वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, वो तीनों वोल्फ साथ में टकरा जाते हैं एक ही स्पेस में। फिर जॉनी अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उन्हें जमा देता है। जॉनी बोलता है मैंने इन्हें फ्रीज कर दिया पर मैं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाऊंगा। लुफेंग बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। वो आगे की तरफ जा रहा होता है, फिर वो हैरान होता है, बोलता है क्या रुको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जॉनी बोलता है तुम मेरे हाथ को पकड़ो। फिर जॉनी और उसके बीच में भी कनेक्शन बनता है। लुफेंग बोलते है तो काफी ज्यादा गर्म है। वो सोच रहा होता है कि एक हॉट सी एनर्जी मेरे अंदर से कैसे आ रही है। लुफेंग बोलते है काफी ज्यादा हॉट है। वो सोच रहा होता है कि ये हॉट सी एनर्जी इसके अंदर से आ रही है और ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे जा रही है। ये वो चिल्लाता है जोर से। फिर हमें बताया जाता है कि जो गोल्डन पैटर्न ब्लू सिल्वर ग्रास थी उसने ल्यूफेंग को इन्फ्लुएंस किया। ल्यूफेंग ने उन सभी डॉग्स को जो बॉल्स थे उन्हें ऊपर की तरफ उठा दिया। फिर जॉनी भी अपने हाथ पे एनर्जी, फिर जॉनी बोलता है तुमने अच्छा किया। फिर वो भी अपने हाथ पे एनर्जी लाता है और अपना अटैक यूज करता है गोल्डन ड्रैगन शोक द हेवन। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और ऊपर की तरफ उठा देता है। वो जो गोल्डन कलर की एनर्जी होती है वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट होती है और उन वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हमें टांगली दिखा देते हैं, वो कुछ फील करता है। वो अपनी आइज को क्लोज करता है, उसे भी एनर्जी कवर कर रही होती है गोल्डन कलर की और वो वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें वो लड़की दिखाई देती है, वो बोलती है कि वो तो ट्यानलियो प्लेनेट था, वो मेरे को कैसे समन कर सकते हैं वहां पे। उन्होंने बोला कि वो किसी तरह का सीक्रेट है स्पेस का। प्रोफेसर क्या ये पॉसिबल है? पहले वो नाना होती है, वो बोलती है अगर वो बच्चे हैं जिनके पास एक सर्कल है तो ये कुछ स्पेशल ऑसिलेशन का वो हो सकता है। क्वान क्यू मुझे बताओ वेल एग्जैक्टली क्या हुआ है। क्वान क्यू बोलती है ठीक है बताती हूँ। फिर डोंग क्वान क्यू ने मतलब सब कुछ बता दिया नाना को, मतलब पूरी तरह से कि क्या हुआ था। नाना बोलते क्या ग्रास ब्लू सिल्वर पैटर्न के साथ? क्या वो ऐसा लड़का था जो मतलब अच्छा दिखता था, ब्लैक हेयर थे, ब्लैक आईज थी? डोंग क्वान बोलती है कि हाँ वेल वो तो गुड लुकिंग था, पर तुम्हें कैसे पता? नाना बोलती है क्या वो सच्ची में ज्वानी हो सकता है? समन किसने किया होगा क्वान क्यू को? वो बोलती है कि मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें दोबारा समन करेंगे तो उससे पूछना उस लड़के से कि तुम्हारा नाम लान ज्वानी हुआ है। डोंग क्वान बोलती है कि ठीक है मैं ऐसे करूंगी। नाना बोलती है कि यहीं पे रहना थोड़ी देर के लिए, अगर वो तुम्हें समन करेंगे तो मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि गेट ऑफ समनिंग का क्या सीन है। ज्वानी सोच रहे थे ऐसे जो गोल्डन ड्रैगन शोक द हेवन जो मूव है मेरा वो मैंने साउल वर्ल्ड में यूज किया था, ऐसे तो मेरी साउल पावर रिकवर हो गई है, पर वो बहुत ज्यादा मेंटेलिटी को कंज्यूम करता है। लुफेंग ज्वानी को पकड़ता है और बोलता है ज्वानी मुझे लगता है कि तुम मेरे को स्ट्रेंथन कर सकते हो। ज्वानी सोच रहा था कि लुफेंग तो मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा मतलब दिमाग वाला है, वो समझता सिचुएशन को। जो मेरी एबिलिटी है वो दूसरे लोगों को स्ट्रेंथ कर सकती है। मेरे को वेल पता नहीं था इसके बारे में, पर मैंने काफी टाइम ये लिंगटोंग को सप्रेस किया है। ज्वानी बोलता कि चलो पहले खाना खाते हैं, मेरे को भूख लगी हुई है। क्वानली बोलता हाँ चलो कैफेटेरिया चलते हैं। वो फिर ऐसे खा रहे होते हैं। ज्वानी वेल इस बार तो उसने 10 से भी ज्यादा प्लेटें खा ली हैं। क्वानली बोल रहे थे कि तुम तो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा नहीं खाते हो। ज्वानी बोलता है कि वेल कुछ ज्यादा एनर्जी लगती है दूसरों को स्ट्रेंथन करने के लिए। ज्वानी सोच रहा होता है कि ऐसे तो मैं सोच रहा था कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो एलीट्स होंगे सारे लोगों में से, पर वो जो गर्ल है जो समन की गई थी वो भी हमारी एज की है और उसने ऑलरेडी 2 सर्कल्स को अचीव कर लिया है, वो ऐसे कैसे कल्टीवेट कर सकती है। फिर ज्वानी हैरानी से देख रहा होता है येलिंगटोंग की तरफ। येलिंगटोंग और वो जो मॉनिटर होता है वो खाना खा रहे होते हैं। ज्वानी वहां पे जाता है येलिंगटोंग के पास और बोलता है येलिंगटोंग क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ अकेले में? येलिंगटोंग हैरान होती है। ज्वानी उसके सामने होता है, वो मॉनिटर भी देख रहा होता है। उन्हें ऐसा करते हुए क्वानली देखता है और वो बोलता है कि हमारा जो रूममेट है वो चाहता क्या है, वो ट्रबल कोज नहीं करे है ना? मॉनिटर बोलता है सीधे क्यों नहीं बता देते तुम? ज्वानी बोलता है कि मैं येलिंगटोंग से बात करना चाहता हूँ, ये हमारा सीक्रेट है। तो एक बच्चा बोलता है अच्छा प्राइवेट सीक्रेट है, कोई तुम्हारे टीममेट को तंगी दे रहा मॉनिटर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करने नहीं देता। पहले दूसरे टीममेट को लेके जा रहा दूसरे टीम के, तो ऐसा होता है। ये लिंगटोंग बोलती है कि जिनजियांग तुम क्या बोल रहे हो, चलो चलते हैं। फिर वो ऐसे जा रहे होते हैं अकेले, मॉनिटर देख रहा होता है ऐसे उनकी तरफ। ये लिंगटोंग बोलती क्या हुआ? ज्वानी बोलते कि तुम्हें याद है जो मार्शल साउल तुम्हारी जो फेल हो जाती थी जब तुम मेरे को चैलेंज करते थे? ये लिंगटोंग बोलती तो तुम यहाँ पे इसलिए मेरे को बुलाया ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको? ज्वानी बोलते नहीं, मैं ऐसे रीजन को सोच रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट साइड हो सकती है। अगर तो मॉनिटर वहां पे आ जाता है और बोलता है कि लान जानियो तुम बाद में बात कर सकते हो कल की क्लास में, ठीक है अभी खाने का टाइम है। वो येलिंगटोंग को हाथ से पकड़ लेता है और खींच के ले चलता है। येलिंगटोंग बोलती है तुम क्या कर रहे हो? वो मॉनिटर येलिंगटोंग की तरफ घूरता है। येलिंगटोंग बोलती है कि हम बाद में बात करेंगे क्लास के, फिर वहां से चल पड़ते हैं। क्वानली बोलता है क्या हुआ? ज्वानी बोलता है कि मैं सिर्फ इसे बताना चाहता था कि क्या रीजन था कि उसकी जो मार्शल साल वो फेल हो जाती थी, वो इसीलिए था क्योंकि डिफरेंट साइड का फर्क पड़ता था। मैं से यही चीज बताना चाहता था, पर वो उसे ले ही गया तो खींच के। क्वानली बोलता है कि वो टीममेट्स हैं और जो मॉनिटर है वो नहीं चाहता कि तुम उसके टीममेट को ऐसे ही मतलब
अपने साथ रखो। अगर सच्ची बात बोलो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम आईक्यू है। तुमने किसी दूसरे ग्रुप की टीममेट को ऐसे तुम इतने ज्यादा लोगों के सामने ले आए खींच के, तो सीधी सी बात है वो खुश नहीं होंगे। लुफेंग बोलते हैं कि वो हमारी टीममेट नहीं है और तुम्हारी जो एम्पावरमेंट स्किल है उसे हमने सीक्रेट रखना है, क्योंकि जो हमारा ग्रुप है वो सभी लोगों से काफी ज्यादा दूर है, तो तुम ऐसे सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर सकते हो। जॉनी बोलता है हाँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, चलो चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमें उसी प्लेस का सीन दिखाया जाता है। वेल नाना ने उसे रखा होता है बेचारी को, वो वेट कर रहे होते हैं। वेल आधी रात तक वेट किया है। डोंगक्वान बोल रही थी कि प्रोफेसर और ज्यादा वेट नहीं, मेरे को लगता है कि वो आज समन करेंगे। नाना बोलते ठीक है। थक गया होता है बेचारे। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है प्राइमरी इवोल्यूशन का, साउल वर्ल्ड का, कोलोसियम का। जॉनी ने अपने दोनों हाथों को कवर किया होता है ब्लू सिल्वर ग्रास से, और वो एक से लुफेंग को पकड़ता है और एक से गेट ऑफ समनिंग में हाथ रखता है। लुफेंग बोलते हैं ये अच्छा है, एम्पावरमेंट द्वारा हो रही है। तभी गेट ऑफ समनिंग से आवाज आ रही होती है। डोंगक्विन बोलती है कि प्रोफेसर मेरे को समन किया जा रहा है। नाना बोलती है कि हाँ तुम जा सकते हो। क्वाली बोल रहे होते हैं ये कौन बात कर रहा है। डोंगक्वान बाहर आ जाती है, वो जॉनी की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या तुम्हारा नाम लांस वान्यू है। जॉनी बोलता है हाँ, तुम्हें कैसे पता। डोंगक्वान बोलती है कि ये तुम हो। वो फिर गेट ऑफ समनिंग में आवाज लगाती है और बोलते प्रोफेसर क्या तुम सुन सकते हो, ये सच्ची मुच्ची लांस वान्यू है। तभी गेट ऑफ समनिंग से आवाज आती है ज्वान्यू ये मैं हूँ। ज्वान्यू बोलते ये तुम हो क्या। गेट ऑफ समनिंग से आवाज आती है कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है, मैं टैंडाओ प्लेनेट में सिखा रही हूँ बच्चों को, मैं वहां पे पढ़ाती हूँ, जो क्वान क्यू है वो मेरी स्टूडेंट है। ज्वानी बोलता है क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। नाना बोलते सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं पास नहीं कर सकती हूँ समन डोर को, और हम बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में हो जाएंगे अगर कुछ ट्रबल कोज होगा तो। ज्वानी वेल सैड उत्तर बोलता है ठीक है। लुफेंग बोलता है ओए जो वोल्स है वो आ रहे हैं। डोंगक्वान बोलते कि तुम कंटिन्यू कर सकते हो बात करना, मैं डील करता हूँ। लुफेंग बोलता है कि ये जो ग्रास को अपनी बॉडी के अराउंड रैप करके एम्पावरमेंट होती है, ये तो बहुत सा ग्रेट है। वेल पावर इंक्रीज होती है। तो ऐसे फिर लांसवानियों ने ब्लू सिल्वर ग्रास को बांध दिया इनके अराउंड में, डोंगक्वान के अराउंड में भी और लुफेंग के अराउंड में भी, इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नाना बोल रही होती है कि ज्वानियो देखो बात ये है ना कि ये बहुत अजीब सा है कि तुम क्वान क्यू को समन कर सकते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ एक्सपेरिमेंट करो, क्या तुम कर सकते हो, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ तो मेरी हेल्प कर सकते हो। क्वानली बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं भी मतलब फिगर करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नाना बोलती है ठीक है हम ट्राई करते हैं, मतलब तुमने हर 10 मिनट में समन करना उसे। फिर ऐसे प्रोफेसर नाना ने जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया। वो जो तीनों थे वो हर टाइम मतलब कोलोसियम में एंटर करते थे बार बार, मतलब लांसवानियो और क्वानी ने दोनों ने मतलब समन करने की कोशिश की डोंगक्वानियो को। वो ऐसे कर रहे होते हैं, वो ऐसे मतलब बैटल्स को जीतते थे और एग्जिट करते थे, उन्हें कंटिन्यू ऐसे समन करते रहे। वो क्वानली ऐसे समन कर रहा होता है गेट ऑफ समनिंग से, फिर ऐसे मतलब 12 की बार करके क्वानली ऐसे थक जाता और बोलता है कि मैं और नहीं कर सकता हूँ, वैसे जमीन पे गिरा होता है। जॉनी बोलते प्रोफेसर नाना मेरे जो फ्रेंड है वो ज्यादा नहीं कर सकता, और नाना बोलते ठीक है काफी आज के लिए, मेरे को बेसिकली पता लग गया कि क्या है मतलब सिचुएशन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों वो समन कर पा रहा है डोंगक्वानियो को, ये तभी होता है कि अगर मतलब सेम फ्रीक्वेंसी स्पेशल ऑसिलेशन होती है, दोनों मतलब स्पेसों के बीच में सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो ही होता है ऐसा। ऐसे एक स्पेशल पैसेज क्रिएट होता है, वो दो स्पेसों को कनेक्ट कर सकता है। जो स्पेशल ऑसिलेशन है वो ऐसा लग रहा है कि मेरे और तुम्हारे बीच में है। जॉनी बोलते हैं अच्छा अगर हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम एक दूसरे को समन कर सकते हैं। नाना बोलती है मुझे माफ कर दो पर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आज के लिए चलो काफी हो गया है, तुम अब रेस्ट कर सकते हो। जॉनी ऐसे सैड होता है। डोंगक्वान ऐसे बोलती है कि बाय तुम्हें बाद में देखती हूँ मैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर ऐसे वो बाहर आ जाते हैं। क्वानली बोल रहा होता देखो इन्होंने नए वर्जन को रिलीज कर दिया है। जॉनी बोलता है वाओ। क्वानली बोलते मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ उस गेम के लिए, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। वेल कार वाली गेम होती है। क्वानली बोलता है कि हम साथ में खेलेंगे इसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ इसमें, मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। जॉनी बोलता है सच्ची, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं, तुम्हें हराना ही पड़ेगा मुझे। क्वानली बोलता है कि ठीक है। फिर ऐसे में स्टूडेंट डॉर्मेंट्री का सीन दिखा देता है, वेल रूम्स का। क्वानली सच्ची मुझे बहुत ज्यादा थक गया होता है, वो ऐसे अंदर आया अपने रूम में और सो गया सीधे ही। लुफेंग बोल रहे थे ज्वान्यू क्या तुम थक गए हो, अगर तुम थके हुए नहीं हो तो चलो हम कोऑपरेट करते हैं दोबारा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा मेरे को पावरफुल बना सकती हो। ज्वानी बोलता है मैं ठीक हूँ चलो ट्राई करते हैं। वो फिर ऐसे अपने स्पेयर को निकाल लेता है। ज्वानी बोलता है कि ठीक है अब मैं ट्राई करता हूँ एक हाथ से। वो एक हाथ को टच करता है लुफेंग को, लुफेंग की पावर इंक्रीज हो जाती है। लुफेंग बोल रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा औसम है, जो पावर है मेरे अंदर वो डबल हो गई, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग फील हो रहा है। ज्वानी फिर बोलता है कि ठीक है मैं अपने दूसरे हाथ से ट्राई करता हूँ। जैसे दूसरे हाथ से टच करता है लुफेंग बोलता है ये तो आइस एलिमेंट है, तुमने मेरे को एक नया एलिमेंट दे दिया। वो बोलता है ज्वानी तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ज्वानी बोलता है एक्चुअली में मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ऐसा हो सकता है कि जो मेरी और तुम्हारी मार्शल सोल्स हैं वो कंपैटिबल हैं, क्योंकि मैंने बाकियों की मार्शल सोल को सप्रेस ही किया था ऐसे ही। लुफेंग बोलता है कि तुम मेरे को एम्पावर कर सकती हो तो
तुम ली को भी एम्पावर कर सकते हो साथ में ही। तो इसका मतलब हम तीनों के बीच में कुछ स्पेशल बॉन्ड है। ज्वानी तुम लीडर बनोगे हमारे डोम के, जो डोम 333 है। तुम हमारे डोम के सुपरवाइजर होगे। ज्वानी बोलते क्या? लुफेंग बोलते हैं जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो हम लास्ट में होते थे, तो हमारे पास कोई भी सुपरवाइजर नहीं था। अब तुम हो तो सब कुछ डिफरेंट है। और बात यह कि हमें छुपानी चाहिए इस बात को कि तुम मतलब दूसरों को पावरफुल बना सकते हो। और मिड टर्म एग्जाम में जो मिड टर्म टेस्ट होता है उसमें सभी को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास फाइनली चांस है खुद को पावरफुल साबित करने का। फिर ऐसे में क्लास का सीन दिखाई देता है। बच्चे बोल रहे थे वो आ रहा है, मिस्टर जी आ रहा है, सभी अपनी सीट्स पे बैठ जाओ। तब एक टीचर आ रहा होता है। ज्वानी बोलता है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये टीचर? जिनजियांग ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा डरता है इससे। क्वानली बोलता है कि जो मिस्टर जी होंग बिन है वो साउल बीस्ट बेसिक्स सिखाते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं कि वो किस तरह का डीमन है। प्रोफेसर जी बोलता है कि क्वानली खड़े हो जाओ। क्वानली बोलता है हेलो मिस्टर जी। प्रोफेसर जी बोलता है रिपीट करो जो तुमने वर्ड्स बोले हैं। क्वानली बोलता है मैंने बोला हेलो मिस्टर जी। प्रोफेसर जी बोलता है उन वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि रिपीट करो तुमने क्या बोला अपने क्लासमेट्स को। वेल क्वानली के पसीने छूट गए होते हैं। वेल ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होला टीचर्स के साथ। क्वानली बोलता है मैंने बोला कि मिस्टर जी होंग बिन वो तो बहुत ज्यादा डीमन तरह के इंसान है। ये सुन के सभी जो बच्चे होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान होते हैं, क्वानली की तरफ देख रहे होते हैं। जो प्रोफेसर जी होते हैं वो क्वानली की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि तुम बैठ सकते हो, ये सही बोल रहा है, तुम सभी के लिए मैं डीमन ही हूँ। मैं तुम सभी को पूरे सुबह लेसन दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा एक एक करके। जो पास होंगे मेरे टेस्ट में सिर्फ वही लंच को मतलब कर सकते हैं, और जो बाकी होंगे मैं उनको बार बार टेस्ट लेता रहूंगा जब तक वो पास नहीं होते हैं। फिर ऐसे जो प्रोफेसर जी होंग बिन था वो साउल बीस्ट बेसिक्स को सिखाने लग पड़ा। आज के दिन उसने साउल बीस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे और टॉप साउल बीस्ट थे उनके ऊपर मतलब डिस्कशन किया। पहले की जो बेसिक एज क्लासिफिकेशन की होती है साउल बीस्ट की, और जिनके साउल रिंग्स का कलर कैसा कैसा होता है मतलब एज के अकॉर्डिंगली। जो 10 ईयर साउल बीस्ट होता है उसकी रिंग व्हाइट होती है। जो 100 साल का साउल बीस्ट होता है उसकी येलो होती है। और जो 1000 ईयर साउल बीस्ट होता है उसकी पर्पल होती है। जो 10,000 ईयर साउल बीस्ट होता है उसकी ब्लैक होती है। और 1 लाख ईयर का जो साउल बीस्ट होता है उसकी रेड रिंग होती है। और जो 10 लाख ईयर की साउल बीस्ट होती है उनकी मतलब ऑरेंज कलर की होती है साउल रिंग। जो पहला पर्सन था जिसे साउल रिंग मिली 1 मिलियन ईयर की हिस्ट्री में वो टांग सान था, जो कि फाउंडिंग एंसेस्टर था टांग सेक्ट का, जिसने टांग सेक्ट को बनाया था। वेल टांग सान वो साउल लैंड 1 वाला। थोड़ी बहुत मतलब हैं चीजें जो मैच करती हैं, मतलब ये फ्यूचर का है थोड़ा, ये साउल लैंड 4 है। प्रोफेसर जी बोलता है कि जो सेकंड पर्सन था जिसे 10 लाख ईयर वाली साउल रिंग मिली वो हुयाओ था, जो कि फाउंडर था स्पिट पैगोडा का, और उसकी जो साउल टाइटल था वो स्पिट आइस था। जो कलर होता है 10 लाख ईयर वाली साउल बीस्ट की रिंग का वो अनक्लियर, अभी मतलब पक्का नहीं है कैसा होता है। और ऐसी साउल रिंग्स भी होती है जिनका मतलब स्पेशल कलर होता है, जैसे कि ग्रीन गोल्डन साउल रिंग जो कि टांग वुलिन के पास था, जिसका साउल टाइटल ड्रैगन एम्परर है। वेल टांग वुलिन सन ऑफ टांग सान। ये जो साउल रिंग थी पहली बार अपियर हुई थी ह्यूमन हिस्ट्री में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ इविल बीस्ट के बारे में। चलो देखते हैं बीस्ट गॉड डीटियान की तरफ, जिसकी जो बॉडी है वो गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन की है। फिर ऐसी जो क्लास होती है वो फिनिश हो जाती है। प्रोफेसर जी फिर बोलते हैं कि ठीक है यही था। मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम सभी के पास अच्छी मेमोरी है। अब टेस्ट स्टार्ट होता है। ये सुन के सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुम नए लड़के, तुम्हारा नाम लांजवानी है ना, तुम पहले खड़े हो जाओ। अब मुझे बताओ कि इविल बीस्ट स्नो वुमेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसी दिखती है और क्या है उसकी बॉडी टाइप। ज्वानी बोलता है कि ठीक है स्नो वुमेन जो थी वो टॉप 10 बीस्ट में से 3rd रैंक पे थी। फिर ऐसे ही मतलब जो लांजवानी ने सारी इंट्रोडक्शन को स्नो एम्परर के बारे में जो क्लास में उसने लर्न किया वो बता दिया। उसने एक्यूरेटली सभी जो चीजें उसने सुनी थी वो बता दी, और उसने और भी एक्स्ट्रा चीजें बताई जो कि उसने अपने फादर मदर से सीखा था, क्योंकि उसके फादर मदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं एशियन साउल बीस्ट की, तो ऑफकोर्स उसे पता है इन चीजों के बारे में। प्रोफेसर जी बोलते हैं गुड, ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो साउल बीस्ट में। बहुत ज्यादा कम बच्चे होते हैं तुम्हारी तरह आजकल, तुम पास हो गए हो, तुम जा सकते हो। ज्वानी हैरान होता है, बाकी बोल रहे थे वाह। ज्वानी सोच रहा होता है कि मैं बड़ा ज्यादा लकी हूँ, वो बाहर निकल जाता है। फिर प्रोफेसर ऐसे बोलता है कि नेक्स्ट वन। ज्वानी बाहर जाते हुए सोच रहा होता है कि मिस्टर जी मेरे को लगता है कि अच्छे हैं, उनके साथ मेरी बन सकती है, ट्रेनिंग ग्राउंड में आ रहा हूँ। वो फिर चला जाता है। फिर सायु स्टिमुलेशन वर्ल्ड में लॉगिन कर लेता है। वो सोच रहा था कि एक्चुअली मैं बड़े ज्यादा लंबे टाइम से ट्राई करना चाहता था कि मैं इतने ज्यादा लावा डॉग्स के सामने क्या कर सकता हूँ। मैं जानना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा लंबा टिक सकता हूँ इनसे, मतलब अकेला फाइट करते हुए। वो सभी लावा डॉग्स आ रहे होते हैं। ज्वानी एक तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि पहले एक डायरेक्शन के एनिमीज को मारता हूँ। वो अपने हाथ को नीचे की तरफ मारता है और उसके अटैक की वजह से आगे बहुत ज्यादा आई शार्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लावा डॉग्स मर जाते हैं। फिर वो जंप करता है और भी ज्यादा आई शार्ड्स को आगे की तरफ भेज रहा होता है। फिर वो
वो आई शार्ड के साथ ही आगे मूव कर रहा होता है और एक लावा डॉग को बड़ी जोर से पंच मारता है। बाकी आई शार्ड्स बाकी डॉग्स को लग रहे होते हैं। जॉनी सोच रहे होते हैं कि ठीक है मैंने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, बाकी लावा डॉग्स भी आ रहे हैं। वो फिर बोलता है यस मुझे याद आया, जो 100 ईयर के लावा डॉग्स है वो आने वाले हैं और जिस मोमेंट में वो आएंगे वो फायर बॉल्स को शूट करेंगे। वेल फायर बॉल्स आ रहे होते हैं उसकी तरफ। जॉनी उन सभी को डोज कर लेता है और जो फायर बॉल्स होते हैं वो पीछे जो लावा डॉग्स होते हैं उनको लगते हैं और वो जो लावा डॉग्स होते हैं बाकी जो कम एज के होते हैं वो मर जाते हैं। जॉनी सोच रहे थे ठीक है मैंने ऑलमोस्ट मार ही दिए सारे, अब जो मेरे पीछे पड़े मैं उनको स्लो कर सकता हूँ। जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो इन 100 ईयर लावा डॉग्स को मारने की है। अगर ये साथ में होंगे तो मैं इनको हरा नहीं सकता हूँ, मेरा कोई भी चांस नहीं जीतने का। जॉनी एक लावा डॉग की तरफ जा रहा होता है। वो जो लावा डॉग होता है वो फायरवॉल को क्रिएट कर लेता है अपने मुंह में। जॉनी सोच रहा होता है कि फिनिश करने की बारी है इस वाले को। वह फिर अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक आइस की शील्ड को क्रिएट करता है। उसके आइस की शील्ड की वजह से वो जो फायरबॉल होता है वो उसके मुंह में खत्म हो जाता है। फिर वो अपने माउथ को दोबारा ओपन करता है वोल्फ। जॉनी उसे पंच मारने लगता है और बहुत जोर से पंच मारता है। वो फिर एक आई शार्ड को क्रिएट करता है और उस लावा डॉग की बॉडी में वो लगता है और बहुत जोर से पंच मारता है वहीं पे ही। जॉनी सोच रहा था हाँ मैंने कर दिखाया, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्रो हो रही है। जो 100 ईयर का लावा डॉग था वो तो मारा गया, पर जो सिचुएशन थी वो अभी मतलब पूरी तरह से सही नहीं हुई। बाकी जो लावा डॉग्स थे उन्होंने जल्दी से जॉनी को घेर लिया। जॉनी सोच रहा था मेरे को किसी भी तरीके से नहीं रोकना पड़ेगा, पहले मेरे को एक को मारना पड़ेगा फिर बाकी चीजें करनी पड़ेंगी, मैं कर सकता हूँ। वो एक लावा डॉग की तरफ जा रहा होता है। वो लावा डॉग अपने फायर का बॉल को शूट करता है। जॉनी उसे डोज कर लेता है। वो फिर से शूट करने लगा होता है। जॉनी सोच रहा था नहीं जो मेरी साल पावर है वो तो बड़ा सा खतरनाक तरीके से कम हो रही है, मैं गोल्डन ड्रैगन शॉक द हेवन मूव को यूज नहीं कर पाऊंगा। जॉनी उसे डोज कर लेता है वोल्फ को। फिर सोचता है कि मैं फाइट ही कर सकता हूँ। वो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करता है और लावा डॉग के चिन पे मारता है। वो लावा डॉग नीचे गिर जाता है। जॉनी उसे डोज कर लेता है और पीछे की तरफ देखता है क्योंकि जो दूसरा लावा डॉग होता है 100 ईयर्स वाला वो जॉनी की तरफ एक फायरवॉल को शूट करता है। जॉनी सोच रहा था नहीं मैं काफी ज्यादा पावर को खो चुका हूँ, बॉडी मूव नहीं करी, क्या ओवर हो गया है। फिर बोलता है पर बिना किसी की हेल्प के मैंने 2/3 मार दिए सारे लावा डॉग्स में से, इतना ज्यादा बुरा नहीं है। जॉनी ने अपने हाथ आगे की तरफ किए होते हैं। वो उस फायरबॉल को अपने हाथों से रोक लेता है। वो पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। उसके एक हाथ पे सिल्वर कलर के मार्क्स अपीयर होते हैं, एक पे गोल्डन कलर के मार्क्स अपीयर होते हैं। वो दोनों फ्यूज होते हैं साथ में ही। तभी जॉनी कुछ फील करता है, वो दूसरी जगह पहुंच गया होता है। उसकी बॉडी को एक व्हाइट कलर की रिंग कवर कर रही होती है, फिर दूसरी रिंग भी अपीयर हो जाती है जो कि गोल्डन कलर की होती है। वो दोनों रिंग साथ में फ्यूज हो जाती हैं और उसकी बॉडी में जो एनर्जीज होती है वो भी गोल गोल घूमने लग पड़ती है और एक लाइट जैसी स्पार्कल होती है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। जॉनी फिर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन की वजह से पूरा अरेना भी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, जितने भी वॉल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसे फिर मैसेज आता है कि तुमने प्राइमरी टेस्ट को पास कर लिया है, अब इस सीन को एग्जिट कर रहे हैं। उस एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता है। जॉनी वापस आ जाता है एनपीसी के पास। जॉनी सोच रहा होता है कि मैंने कर दिया, पर मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी स्ट्रेंथ को ही खो गया था लास्ट में। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है, पहले उसे 2 साउल कॉइंस मिल गए होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मैंने टेस्ट को पास कर लिया है, पर वो क्या चीज थी, वो कलरफुल लाइट कहाँ से आई? रुको, मैं अपनी साउल पावर को रिगेन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये ऐसा कैसे हुआ, मतलब वो कम कैसे हो गई? ये चल क्या रहा है? कि मैं अपनी साउल पावर को मेडिटेशन करके रिगेन कर सकता हूँ? वो फिर बैठ जाता है ऐसे बेड के ऊपर और सोच रहा था नहीं मेडिटेशन से भी कुछ नहीं हो रहा है। जो मेरी अपर लिमिट थी साउल पावर की वो रिड्यूस हो गई है। वो साउल पावर डिटेक्टर को यूज करता है, उसकी जो साउल पावर होती है वो 13 ही रह जाती है। वेल रैंक 13। जॉनी हैरानी से बोलता है क्या रैंक 13? वो सोच रहा था कैसे हो सकता है, मैंने इतना ज्यादा ट्राई किया था अपनी पावर को रैंक 14 तक कल्टीवेट करने के लिए। वो फिर सोचता है रुको मैं शांत हो जाता हूँ पहले और अपने जो माइंड को शांत कराता हूँ पहले और सही तरीके से सोचता हूँ। ये पक्का जो सिचुएशन अभी हुई है ये कलरफुल लाइट की वजह से होगी जो हुई थी। ये उसी वजह से हुआ कि मतलब जो ब्लू सिल्वर ग्रास की जो दो डिफरेंट वेरिएंट्स है वो साथ में टच हुए। पर मुझे बोला गया था जो फिजिकल स्टेट है मेरी स्टिमुलेशन कैबिन में वो रियल वर्ल्ड में नहीं लाई जाएगी। चलो मैं ध्यान से देखता हूँ। जॉनी देख रहा होता है वो जो एनर्जीज होती है वो गोल गोल रोटेट कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो 2 टाइप की एनर्जी थी ये तो एक दूसरे को पहले झेलती नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि वो इनके बीच में जो लड़ाई है वो थोड़ी सी कम हो गई है। क्या एक लाइट टाइप फॉर्म हुई है इन दोनों के बीच में? ये तो इस वोर्टेक्स के बीचों बीच है। क्या ये प्रीवियस कोलिजन की वजह से हुआ है? मेरे को ऐसी की फीलिंग आ रही है कि इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है कि मतलब मेरी जो सॉल्व पावर वो एक लेवल से ड्रॉप हो गई है। मैं श्योर नहीं हूँ कि जो टीचर है स्कूल में वो फिगर कर सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं प्रोफेसर नाना को बोलूंगा, पर मैं क्या करूँ, मैं समन डोर से पूछूं? पर ये इतना ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, मैं इसे सीक्रेट ही रखता हूँ। जॉनी बोलता हाँ डोंग क्वान क्यू, मैं लेटर लिख सकता हूँ। वो फिर लेटर लिख रहा होता है और सोच रहे थे कि हम फिर उसे समन करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रेनिंग ग्राउंड में रात को। फिर ऐसे जॉनी लेटर को डोंग क्वान को दे देता है। वेल डोंग क्वान का दिल धड़क रहा होता है, पता नहीं क्या सोच रही है। जॉनी फिर बोलता है कि प्लीज इसे प्रोफेसर नाना को दे दो, शुक्रिया। वेल अरमान टूट गए। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा देता है। उसे रिप्लाई मिल गया होता है प्रोफेसर नाना का। प्रोफेसर नाना ने लिखा होता है कि जैसा कि तुमने बोला ऐसा लग रहा है कि तुमने एक मार्शल सोल फ्यूजन एबिलिटी को ट्रिगर किया है। ये जो 2 तरह की जो एनर्जीज है तुम्हारी बॉडी के अंदर वैसे तो एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, पर जब तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई खतरा आता है तो वो साथ
में मिलकर उस खतरे को पहले खत्म करती हैं। जो डिग्रेडेशन हुई है, मतलब जो तुम्हारी सोल पावर कम हुई है, वो उसी की वजह से हुआ है। जो लाइट स्पॉट फॉर्म हुआ है दोनों एनर्जीज के बीच में, वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो दोनों एनर्जीज साथ में फ्यूज होने लग पड़ी हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। फिर ऐसे ही लेटर को पढ़ने के बाद लान ज़ानियू थोड़ा सा शांत हो गया और अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ गया जैसे वो करता था। फिर ऐसे ही कुछ दिन में क्लासेस के अलावा लान ज़ानियू और उसके जो 2 टीममेट्स थे वो साथ में प्रैक्टिस करने लग पड़े प्राइवेट में ही। लान ज़ानियू उनका पिलर था उन तीनों में से। फिर हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखा देता है। ज़ानियू बोलता है कि जो मेरी साल पावर वो फाइनली रैंक 14 तक पहुंच गई है। जितने भी स्टूडेंट्स थे हाई टैलेंट यूथ क्लास में, वो सभी हार्ड वर्क कर रहे थे। कोई भी नहीं चाहता था कि वो एलिमिनेट हो जाए। फिर जो मिड टर्म एग्जाम था वो फाइनली आ गया। जो रिजल्ट होगा एग्जाम का वो हर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन को इफेक्ट करेगा। लुफेंग बोलते कि चलो चलते हैं। क्वान ली बोलता है हाँ हम सभी को इम्प्रेस कर देंगे। ज़ानियू बोलता है हाँ। फिर हम बताया जाता है कि जो मिड टर्म एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला है वो ऐसे ही टेस्ट है। जो पहला है वो सब्जेक्ट टेस्ट है, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, फिर ग्रुप कॉम्बैट टेस्ट है। लान ज़ानियू और क्वान ली के लिए जो एकेडमिक सब्जेक्ट टेस्ट था वो काफी ज्यादा आसान था। पहले इनकी मेंटालिटी ज्यादा अच्छी है तो इनको याद करना ज्यादा ईजी है। काश मेरी भी होती। फिर जो नेक्स्ट है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। जो इंस्ट्रक्टर होती है वो बोल रही होती है कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो भी 4 पार्ट्स में कवर है, जिसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, मेंटालिटी और सोल पावर होती है। फिर हमें एक सीन दिखा देता है। वेल 2 मेटल वॉल्स होती हैं आसपास। इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है कि जो मेटल वॉल है दोनों साइड में वो स्ट्रेंथ को चेक करेगी। ये ग्रेजुअली मतलब साथ साथ में क्लोज होती रहेगी। तुम्हें बस पुश करना है, इसे दूर रखना है। जितना ज्यादा तुम लंबे समय तक इसे होल्ड कर पाएंगे तुम उतने ज्यादा तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन होगी। एक बच्चा कर रहा होता है, फिर वो बोलता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और टीचर बोलती है ठीक है रुक जाओ 33 सेकंड्स। फिर जितने भी स्टूडेंट्स थे जो पास हुए टेस्ट में, जो क्वानजुन था उसका हाईएस्ट स्कोर था जो कि 2 मिनट 32 सेकंड का था। येलिंग टोंग जिसकी मार्शल सोल हेवनली ड्रैगन है, उसने 1 मिनट 57 सेकंड का स्कोर बनाया जो कि बेस्ट था लड़कियों के बीच में। फिर ऐसे बच्चे हंस रहे होते हैं, बोलते हैं कि क्वान ली 17 सेकंड्स, इससे कुछ होता ही नहीं है क्या। वेल क्वान ली फिर सैड होता है। फिर इंस्ट्रक्टर बोलते है कि नेक्स्ट लान ज़ानियू। फिर जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ज़ानियू सोच रहा होता है कि मेरे को किसी भी कीमत पे अच्छा ग्रेड लाना ही है। ऐसे टाइम के साथ जो प्रेशर था दोनों मेटल वॉल्स के बीच में वो इंक्रीज होता रहा। फिर 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम पास हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सोच रही होती है कि अभी भी होल्ड कर पा रहे इतने ज्यादा लंबे टाइम के लिए, पर ये तो साउल मास्टर है सिर्फ कंट्रोल डिपार्टमेंट का। ज़ानियू काफी ज्यादा थक गया होता है पर वो हार नहीं मान रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए बाकी भी देख रहे होते हैं। लुफेंग और क्वान ली बोल रहे होते हैं कर सकते तुम कर सकते हो। ज़ानियू के हाथ मुड़ने लग पड़ते हैं, वो वॉल साथ में आने लग पड़ती है। क्वान ली बोलते नहीं जो मेटल वॉल्स है वो साथ में आ रही है। लुफेंग बोलते क्या ये गिव अप करने वाला है। टीचर बोल रही होती है कि इसने सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा अच्छा किया हुआ है। फिर हम बताया जाता है कि जो लान ज़ान के लिए ये जो सिचुएशन थी ये कुछ ज्यादा स्ट्रेसफुल थी। इसने एक ऐसी फीलिंग को जनरेट कर दी उसके मन में जिसमें वो गिव अप नहीं करना चाहता है। फिर ज़ानियू पुश करता है, अपना पूरा जोर लगाता है और वो वॉल्स पीछे हो जाती हैं। टीचर बोलती है कि क्या मेटल वॉल्स पीछे जा रही हैं? ये तो बहुत ज्यादा अनकॉमन है। अभी प्योर पावर के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग विल पावर के ऊपर रिलाई कर रहा है। लुफेंग बोलते है कि ज़ानियू तुम कर सकते हो। जो मॉनिटर होते हैं वो सोच रहे थे ये इंसान तो, बाकी बोल रहे होते हैं कि अभी फाइट कर रहा है, ये इंसान तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। टीचर बोलती है ठीक है बस करो। ज़ानियू बाहर आ जाता है। टीचर बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, पर तुम्हें किसी टाइम पे लर्न करना चाहिए कि जब मतलब गिव अप करना और कब नहीं करना है। तुम समझते हो? ज़ानियू बोलता है हाँ प्रोफेसर थैंक यू। टीचर बोलते है लान ज़ानियू 4 मिनट्स तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलते हैं और A+ मिलता है। फिर ऐसे लान ज़ानियू ने मतलब स्ट्रेंथ टेस्ट में कुछ ज्यादा हार्ड ट्राई कर लिया तो इसे स्पीड टेस्ट में सिर्फ 7 पॉइंट्स मिले। जो साउल पावर टेस्ट था वो तो और भी ज्यादा बेकार था, उसे सिर्फ 4.5 पॉइंट्स मिले उसमें, जो कि लोएस्ट है क्लास में। और मेंटेलिटी टेस्ट में इसे फिर से फुल मार्क्स मिले 10 पॉइंट्स और एक और प्लस मिला। लान ज़ानियू का रैंक 13 है पूरी क्लास में। इसका जो टोटल स्कोर है वो 31.5 है, इसको 2+ मिले और साथ में ही लुफेंग का 29th है रैंक और इसके जो पॉइंट्स है वो 26.5 है और इसे 1+ मिला है। क्वान ली लास्ट में होता है और उसके 25 पॉइंट्स होते हैं और इसे सिर्फ एक सिंगल प्लस मिला होता है। लुफेंग और क्वान ली सोच रहे थे हम तीनों तो फिर से लास्ट में है। इंस्ट्रक्टर आ जाते वहां पे और बोलता है कि रिजल्ट को पब्लिश करने से पहले और रैंकिंग को पब्लिश करने से पहले हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली हम प्लस को भी काउंट करेंगे। जिस टीम के पास सबसे ज्यादा प्लस होंगे वो एलिमिनेट नहीं की जाएंगे फाइनल्स में, और जिस टीम को सबसे ज्यादा प्लस मिले हैं वो टीम 333 है, इनके 4+ हैं टोटल में। ये सुन के वो तीनों हैरान हो जाते हैं। टीचर बोलता कांग्रेचुलेशंस। बच्चे बोल रहे थे क्या ये तो वीकेस्ट टीम है। एक बच्चा बोलता है कि इन्हें 4+ कैसे मिले, इन्हें तो एलिमिनेट होना चाहिए सबसे पहले। एक बच्चा बोलता है कि प्रोफेसर ये फेयर नहीं है, ये जो टीम है वीकेस्ट है, तुम इतना ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हो इनके लिए। जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है ये कॉलेज ने डिटरमाइन किया है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स है तो तुम उन्हें क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जो फर्स्ट प्लेस है उन्हें आफ्टरनून कॉम्बैट असेसमेंट में भी एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। क्वान ली हंस रहा होता है और बोलता है कि हम सेव हैं अब। लुफेंग बोलता है ओए, वो मतलब इशारा करता है उसको क्योंकि पीछे जो बच्चे होते हैं वो घूर के देख रहे होते हैं उनकी तरफ। ज़ानियू बोलता चलो चलते हैं खाना खाते हैं। वो फिर जा रहे होते हैं। वो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोल रहा होता है कि ये इंसान तो आफ्टरनून कॉम्बैट असेसमेंट में बताता हूँ इन्हें मैं दिखाऊंगा सभी को कि मैं कैसे इन्हें हरा सकता हूँ। मॉनिटर और येलिंग टोंग भी चुप होते हैं। फिर ऐसे में स्टिमुलेशन चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि नेक्स्ट ग्रुप कॉम्बैट असेसमेंट है, सभी सेम टाइम पे बिगिन करेंगे।
जो असेसमेंट का सीन है वो मेज है, जो तुमने करना वो सिंपल ही है, और वो ये है कि तुम्हें टीम्स को डिफीट करना जिन्हें तुम मिलोगे मेज में। जितने ज्यादा जल्दी एक टीम एलिमिनेट होगी उतना ज्यादा कम उनका स्कोर होगा। जो चैंपियन टीम होगी उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे जो कि 10 पॉइंट्स है, और वो इस सेमेस्टर में एलिमिनेट नहीं किए जाएंगे। ज़ुआनयू बैठ जाता है अपने स्टिमुलेशन कैबिन में और सोच रहा होता है, मेज मैंने ये सीन ही देखा अभी, क्या ये बैटल मिक्सअप होने वाली है? फिर वो ऐसे लोडिंग हो रही होती है, वो एक मेज में एंटर हो जाते हैं। ज़ुआनयू बोलता है अच्छा ये है मेज। क्वानली सोच रहा होता है कि जैसा मैंने इमेजिन किया था तो वैसे ही है। ज़ुआनयू बोलता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब आसानी से हम यहाँ पे गुम हो जाएंगे। लिफेंग बोलता है अब हम क्या करें? ज़ुआनयू बोलता है कि अब सभी जो स्टूडेंट्स है वो मेज में है, तो इसका ये मतलब होगा कि हम मल्टीपल बैटल्स करेंगे। हम पूरी तरह से अपना पूरा नहीं कर सकते एक सिंगल बैटल में, क्योंकि बहुत ज्यादा और भी आ सकते हैं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। फिर मेरे को लगता है कि ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम एक प्लेस को फाइंड कर ले छुपने के लिए। इससे हम अपने जो चांसेस होंगे जीतने के वो इंक्रीज कर सकते हैं। क्वानली बोलते छुपना। लिफेंग बोलते क्या तुम श्योर हो? तो पीछे एक गोलम टाइप आ जाता है। क्वानली पीछे मुड़ के बोलते ये क्या चीज है? स्टोन गोलम क्या इस ग्लो कर रही होती है? वो बोल रहे थे स्टोन जाइंट, क्या ये एनिमी मेज का? क्वानली बोलते ही आ रहा है। ज़ुआनयू क्या मैं भी समन करूं? ज़ुआनयू बोलता है रिलैक्स हो जाओ, तुम हमारे सीक्रेट वेपन हो, इसे पहले धीरे से मतलब शांति से हैंडल करते हैं। फ्रेंजी तुम जाओ और चेक करो इसके अटैक मेथड्स क्या हैं। फ्रेंजी बोलता है ठीक है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो आगे की तरफ जाता है। जो स्टोन जाइंट होता है वो अपने एक्स से अटैक करता है। क्वानली बच जाता है उसे डोज करके। फिर क्वानली अपना अटैक यूज करता है स्पेयर से। उसका स्पेयर होता है वो उसके आर पार निकल जाता है। लिफेंग बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा क्विक नहीं है पर इसके जो डिफेंसेस है वो थोड़े अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे और हमारे रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। ज़ुआनयू बोलता है अच्छा ये चलो इसे साथ में ही खत्म कर देते हैं। वो अपने हाथ को ब्लू सिल्वर ग्लास से कवर कर लेता है और लूफेंग को टच करता है और उसे पावर अप कर लेता है। लूफेंग और ज़ुआनयू आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ज़ुआनयू अपने पन से उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लूफेंग भी अपने स्पेयर को यूज कर रहा होता है और ज़ुआनयू भी। वो साथ में उस स्टोन जाइंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो नीचे गिर जाता है। लूफेंग बोल रहा था ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हम निकाल लिया है। क्वानली बोलता है आगे तो मुझे रास्ता दिख रहा है, अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट? ज़ुआनयू बोलता है मेरे पास एक एक्सीलेंट प्लान है। वो फिर बैठ जाता है नीचे ही। क्वानली बोलता है क्या? ज़ुआनयू बोलता है कि वेल कुछ नहीं करना, चलो यहाँ पे बैठते हैं और छुप जाते हैं। क्वानली बोलता है मुझे टैक्टिक पसंद आई। लूफेंग बोलता है कि इसका क्या मतलब हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे? ज़ुआनयू बोलता है तुम इसे टाइम वेस्ट करना बोल रहे हो? हम यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे अपना। इसे ऐसा बोला जाता है कि मतलब पूरी तरह से रेस्ट होना और नेक्स्ट बैटल के लिए प्रिपेयर होना। हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारे जो एनिमीज है वो एग्जॉस्टेड होंगे, फिर हम बाहर जा सकते हैं। क्वानली बोलता है कि ज़ुआनयू मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान होगे और इस तरह के प्लान को बनाओगे। ज़ुआनयू बोलता है क्या ये मेरी बेस्ट टैक्टिक है? जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो स्क्रीन से मॉनिटर कर रहे होते हैं सब कुछ को। वो जो मेन इंस्ट्रक्टर होता है चश्मे वाला वो बोलता है कि उन्होंने स्टोन जाइंट को इतनी ज्यादा आसानी से फिनिश कर दिया और इतने ज्यादा फास्ट। ऐसे क्यों लग रहा है कि जलू फेंग की अटैक पावर वो इंक्रीज हुई है। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है मू चोंगटियान वो ध्यान दे रहा है लान ज़ुआनयू की टीम के ऊपर। तो तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है। वो बोलता है अच्छा ये उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा किया है, मेरे को लगता है कि टीम ज्यादा अच्छी है। जो प्रोफेसर जी होता है वो बोलता है कि ये वैसे ऐसे ही है, मेरे को लगता है कि ये वाली टीम ज्यादा अच्छी है। वो जो नए इंसान होता है वो बोलता है कौन ये तीन? जी मुझे बताओ कि तुम्हें ये अच्छे क्यों लग रहे हैं, किस एंगल से? और प्रोफेसर जी बोलता है कि ये शांत है और क्विक काम कर रहे हैं, ये अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। वो जो इंसान होता है वो स्माइल करता है और बोलता है ठीक है यहाँ पे वॉच करते हैं इन्हें, मैं देखना चाहता हूँ मतलब कि फाइनल रिजल्ट कैसा होगा। प्रोफेसर जी बोलता है तुम्हें लगता है ऐसे देखने से कि इनका जो स्टाइल है वो तुम्हारी तरह है? वो इंसान बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? प्रोफेसर जी बोलता है कि कम ऑन फोक्सी, मुझे ये बिलीव नहीं होता कि तुम मतलब देख नहीं पा रहे हो। वो दूसरा इंसान बोलता है कि रुक जाओ। प्रोफेसर जी बोलता है कि ठीक है तुम अभी भी उस चीजों को नहीं भूल पा रहे हो। वो इंसान बोलता है कि कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हें पता नहीं मैंने कितना ज्यादा पे किया मतलब इस सिचुएशन में आने के लिए, उन चीजों को भूलने के लिए। पर यही बात है कि मैंने अच्छी तरह से नहीं किया था उस टाइम पे, तो ही जो सिचुएशन है वो इस तरह की है। वेल कुछ हुआ होगा। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मतलब चीजें सही नहीं की हैं तुम? दूसरा बोलता है इंसान कि बस करो अब। एक जो हीरो होता है वो अपनी पास्ट की जो ग्लोरीज होती हैं, जो उसने अचीवमेंट पाई होती है, उसके लिए चुप ही रहता है। चलो भूल जाते हैं जो पहले हुआ है। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि मतलब मैं वापस जाऊं वहां पे उस प्लेस पे। मैं यही प्रूव करूंगा कि मैं अभी भी ग्रेट थिंग्स को कर सकता हूँ इस एकेडमी में ही। वो फिर आगे की तरफ हाथ करता है और बोलते है बच्चा अच्छा है, इसका नाम क्या है? मू चोंगटियान बोलते कि वाइस प्रेसिडेंट, इसका नाम लान ज़ुआनयू है। वेल ये व्हाइट वाला वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है वेल इसे बोलना कि जो असेसमेंट जब खत्म हो जाएगी मेरे पास आना। प्रोफेसर जी बोलता है फॉक्सी अब तुम बच्चों को मिसगाइड मत करना। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा काइंड और ऑनेस्ट पर्सन हूँ। प्रोफेसर जी बोलता है बकवास मत करो अब तुम। फिर हमें दोबारा मेज का सीन दिखाई देता है। क्वानली बोल रहे थे मैंने ऐसे फाइटिंग की साउंड सुनी, मैंने ऐसा लग रहा है वो हमसे इतनी ज्यादा दूर नहीं है। लिफेंग बोलता है क्या हम चेक करें जाके? ज़ुआनयू बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शांत रहो ठीक है। लूफेंग बोलता है क्या तुम तो सच्ची बहुत ज्यादा शांत हो। ज़ुआनयू बोलता है तुम्हें इतने ज्यादा रश करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पहले पता लग गया कि हम ऐसे मतलब निकाले नहीं जाएंगे, हम एलिमिनेट नहीं होंगे, तो ट्रस्ट करो मेरा और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करो। हमारे जो चांसेस होंगे वो जीतने के वो इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर बात यह कि हम एलिमिनेट नहीं होंगे तो हमें अपना जो काम है उसे ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब हाईएस्ट गोल को अचीव करना पड़ेगा। वही बात है। क्वानली और लूफेंग स्माइल करते हैं। ज़ुआनयू बोलता है कि हाँ चलो रेस्ट ही करते हैं अब, फिर हम चांस को फाइंड करेंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए और सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। फिर हमें एक टीम दिखाई
दिखाई देती है वो मॉनिटर और येलिंग टोंग की होती है। उनका तीसरा मेंबर बोल रहा होता है मॉनिटर ऐसे क्यों नहीं करते हम कि थोड़ा सा स्लो हो जाते। येलिंग टोंग बोलती है हमने इतनी भी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को खोया नहीं है उस बैटल को जीतने के लिए, तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। वो जो पहले वाला होता है वो बोलता है कि इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या होगा। वेले लू क्वानजू की टीम का साउल मास्टर है जो कि कंट्रोल डिपार्टमेंट का है, वो बोलता है अगर मल्टीपल ओपोनेंट्स को एक ही सेम ही टाइम पे मिल जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे, चलो थोड़े से स्लो हो जाते हैं और अपनी जो स्टेट है उसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि हम अलग से डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। मॉन्टर बोलता है कि ठीक है हम तुम्हारी बात सुनते हैं, हमें जीतना ही है किसी भी कीमत पे। ये लिंगटोंग बोलती है कि वहां पे देखो वहां पे बहुत ज्यादा स्टोन्स है गिरे हुए, तो देखने से लग रहा है कि डेड एंड है वो वहां पे, चलो चलते हैं वहां पे। वो जा रहे होते तीनों आ रहे होते ज़्वानी की तरफ, ज़्वानी वगैरह बैठे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारा जो लक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से कैसे मिल सकते हैं। क्वान ली और लू फेंग बोलता है अब हम क्या करें। ज़्वानी अपने हाथ पे एनर्जी लाता है और अपने दोनों हाथों को ब्लू सिल्वर ग्रास से कवर कर लेता है और बोलता है कि अब हम छुप नहीं सकते हैं और ज्यादा, अब हम फाइट करेंगे। क्वान ली अपने क्वाइन को निकाल लेता है, लू फेंग भी अपने स्पेयर को निकाल लेता है। वो तीनों पहुंच गए होते हैं स्टोन्स के पास। क्वान ली अपने गेट ऑफ समनिंग को ओपन कर लेता है। मॉन्टर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की एनर्जी है, किसी तरह की एनर्जी का रिएक्शन आ रहा है उस तरफ से। ज़्वानी बोलता है अभी नहीं। ज़्वानी सोच रहा होता है कि डोंग क्वान क्यों अभी बिजी है। जैसे गेट ऑफ समनिंग ओपन होता है, गेट ऑफ समनिंग से आवाज आती है कि अभी नहीं। वेल डोंग क्वान क्यों ने मना किया कि भाई अभी मैं नहीं आ सकती हूँ। ज़्वानी सोच रहा होता है अभी नहीं, डोंग क्वान क्यों बिजी है, अब हम 4 on 3 फाइट कर सकते हैं, मतलब 3 ही है। वेल अब 4 on 3 नहीं फाइट कर सकते, अब हम 2 on 3 फाइट करना पड़ेगा। वेल क्वान ली को निकाल रहे हैं, मतलब 2 versus 3 क्वान ली कुछ नहीं कर पाएगा अपनी समनिंग के अलावा। मॉन्टर बोलता है कि कोई इसके पीछे है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वेल गोल्डन लायन किंग की। ज़्वानी ने लू फेंग को स्ट्रेंथन किया होता है। लू फेंग जल्दी से आगे की तरफ मूव करता है। मॉन्टर अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ज़्वानी भी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। जो स्टोन्स रखे होते हैं बीच में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं दोनों तरफ से। लू फेंग जल्दी से मूव करके तीसरे बंदे के पास पहुंच जाता है जो कि साउल मास्टर होता है। वो अपने स्पेयर को आगे की तरफ करता है। जो साउल मास्टर होता है उनकी टीम का, वो अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है। लू फेंग का स्पेयर उसके पास पहुंच जाता है बिल्कुल ही और उसके शरीर से आर पार निकल जाता है। वेल इसने अपने बॉडी क्लोन को यूज किया है, तो जो एक्चुअल में जैसे डैमेज मिला वो उसका क्लोन होता है। लू फेंग सोच रहा होता है कि सक्सेसफुली इसने डॉज कर लिया, किस तरह की साउल स्किल है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और इसे क्विट करने के लिए फोर्स करता हूँ। ज़्वानी और मॉन्टर एक दूसरे के सामने होते हैं। मॉन्टर अपना फर्स्ट साउल स्किल का अटैक यूज करता है, गोल्डन लायन रोर, और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस रोर से लू फेंग भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, क्वान ली भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। ज़्वानी बहुत ज्यादा पास में होता है अटैक के, तो उसको बहुत ज्यादा खतरनाक तरह से असर होता है उसके ऊपर और उसके मुंह से खून निकल आता है। ये लिंगटोंग बोलती है ये तो वो है। मॉन्टर बोलते हैं ये सच्ची मुझे बहुत ज्यादा वेस्ट है कि मैंने इनके ऊपर अपनी गोल्डन लायन रोर यूज की। लिंगटोंग जल्दी से इस बैटल को एंड करते हैं। वो जो मॉन्टर होता है वो ज़्वानी की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और ये लिंगटोंग ल्यू फेंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी गेट ऑफ समनिंग से डोंग क्वान अपने हाथ को बाहर निकालती है, अपने फिंगर पे वो एनर्जी लाती है और उसे मॉन्टर की तरफ यूज करती है। जो मॉन्टर का हाथ होता है वो मिस कर देता है ज़्वानी को पंच मारने से। डोंग क्वान बाहर आ जाती है। ज़्वानी बहुत ज्यादा दर्द में होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। डोंग क्वान ये देख के हैरान होती है, वो आगे की तरफ देखती है क्योंकि जो ज़्वानी होता है उसकी बॉडी को पूरी एनर्जी कवर कर रही होती है। ज़्वानी एक तरह से बर्जर्क चला जाता है, उसकी जो आईज होती है वो ड्रैगन के आईज में कन्वर्ट हो जाती है। वो अपने माउथ को ओपन करता है। डोंग क्वान भी थोड़ी सी घबरा जाती है और वो अपना अटैक यूज करता है। ड्रैगन अपेयर हो जाता है एनर्जी का और वो रोर करता है बहुत जोर से। उसकी रोर की वजह से जो मॉन्टर होता है उसको भी इफेक्ट पड़ रहा होता है और गेट ऑफ समनिंग में भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। वो जो पूरा एरिया होता है वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। मॉन्टर तो बहुत ज्यादा पास होता है, वो पूरी तरह से एनर्जी में कवर हो जाता है। ये लिंगटोंग ने अपनी एनर्जी सराउंड की होती है अपनी बॉडी में, उसकी एनर्जी गायब होती है और वो भी इन्फ्लुएंस होती है। जो तीसरा इंसान होता है वो भी। ज़्वानी फिर एकदम से होश में आता है, ज़्वानी की एनर्जी फिर गायब हो जाती है, ज़्वानी फिर नीचे गिर जाता है। लू फेंग पूरी तरह से एनर्जी में कवर होता है। फिर हम बताया जाता है कि जो ड्रैगन चैंट ज़्वानी ने यूज की उसकी वजह से जो लू फेंग था उसकी बॉडी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होगी। लू फेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। लू फेंग जल्दी से आगे की तरफ जाता है अटैक करने के लिए और उनके थर्ड मेंबर को मार देता है। फिर ये लिंगटोंग को मार देता है और ऐसे मॉनिटर को मार देता है। जो मेंबर्स थे ल्यू की टीम के, वेल मॉनिटर की टीम के, उनको वाइटल पॉइंट्स में हिट हुआ और वो सभी फ्लैशेस में कन्वर्ट हो गए और आउट हो गए। लू फेंग सोच रहा था कि मैंने सभी को हरा दिया, जो मेरा ड्रैगन स्पेयर है वो और ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो सोच रहा था कि नहीं और ज्यादा आ रहे हैं। वो जो रोर ज़्वानी ने यूज की थी उसने सभी को अटैक कर लिया है। ज़्वानी भी फाइट नहीं कर सकता है तो हम उनसे फाइट नहीं कर सकते साथ में। वो बोलता है कि क्वान ली चलो चलते हैं, ये ज्यादा सेफ नहीं होगा यहाँ पे। वो ज़्वानी को डाल लेते हैं और आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। वो भागते भागते एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पे 3 और इंसान आ रहे होते हैं। लू फेंग सोच रहे थे तो जिनजियांग की टीम है। जिनजियांग बोलते वेल कितना ज्यादा छोटा वर्ल्ड है, ये वही है, इनकी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, ये परफेक्ट टाइम है इन्हें हराने का, चलो अटैक करते हैं। क्वान ली इनको देख लेते और बोलता भागो, जो ल्यू की टीम है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, भागो। लू फेंग सोच रहा होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा एक बड़े ट्रेजर हो हमारे लिए क्वान ली, इतना ज्यादा अच्छा प्लान। जिन बोलता है कि क्या ल्यू की टीम इनके पीछे पड़ी है, हराने की बात नहीं की, इतने ज्यादा हर्ट है, चलो मुड़ते हैं साथ में, हम ल्यू की टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। वो तीनों मुड़ के भाग रहे होते हैं। एक उनमें से बोलता है कि इन तीनों का क्या करना है। जिन बोलता है कि हम इनके साथ बाद में भी डील कर सकते हैं। लू फेंग स्माइल करता है और अपने स्पेयर से तीनों को मार देता है एक अटैक में। जिन बोलता है क्या, वो पीछे की तरफ देख रहा होता है।
और क्वान ली और लू फेंग स्माइल कर रहे होते हैं। जिन बोल रहा था ये तो इम्पॉसिबल है, फिर ऐसे जिनकी टीम भी फ्लैशेस में कन्वर्ट हो गई और एलिमिनेट हो गई। उन्हें ऐसा करते हुए देख इंस्ट्रक्टर्स भी देख रहे होते हैं। मू चोंगटियान बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिजल्ट ऐसा निकलेगा। एक फीमेल इंस्ट्रक्टर होते हुए बोलती है इस टीम ने उन दोनों टीमों को हराया, ये ऐसे अनफेयर जैसा लग रहा है। वाइस प्रेसिडेंट भी देख रहा होता है, प्रोफेसर जी भी चुप होता है। वाइस प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि जिस टाइम पे ये जो बच्चा था ये गोल्डन लाइन रोर के इन्फ्लुएंस में आया, तभी जो लांजवान ने ड्रैगन चैंट को यूज किया। जो प्रेसिडेंट होता है वो सोच रहा होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मतलब वो जो ड्रैगन चैंट है वो लान के अंदर से कैसे आई, क्या ये तभी वो जब गोल्डन लाइन रोर ने उसे इन्फ्लुएंस किया। और ऊपर से एक ह्यूमन गेट से समन हो रहा है और वो ह्यूमन पक्का ऐसा था जिसके पास इंटेलिजेंस है और लांजवान यू लू फेंग की मार्शल सोल को भी एम्पावर कर सकता है। जिस तरीके से ड्रैगन चैंट यूज की थी ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब जो गोल्डन लाइन रोड थी उसने एक तरह से ज़्वान्यू को सप्रेस किया था, फिर इसी वजह से उसकी जो ब्लड के अंदर से कोई स्पेशल पावर बाहर निकली। इसका ये मतलब है कि जो इसकी मार्शल सोल है ब्लू सिल्वर ग्लास की वेरिएशन वो गोल्डन लाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर हमें टियांडा प्लान का सीन दिखाया जाता है डोंग क्वान यू का रूम। डोंग क्वान ऐसे बैठी होती है, वो बोल रही होती है कि वो बच्चा तो उसने तो मेरे को ड्राई दिया था। वो सोच रही होती है कि अच्छी बात है कि मैं पहले वापस आ गई जल्दी जल्दी से, पर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ब्लड है वो इन्फ्लुएंस्ड है। रुको एक सेकंड, उस बच्चे की जो ड्रैगन चैंट थी वो इतनी ज्यादा फेमिलियर की लगी मुझे। फिर ऐसे जिन चिल्लाता हुआ आ जाता है लू फेंग, तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुमने ऐसे कैसे किया। वो पकड़ने वाला होता है लू फेंग को, तभी उसे आवाज सुनाई देती है रुक जाओ। वेल प्रोफेसर जी होता है वो। प्रोफेसर जी बोलते है कि तुमने अपने राइवल्स को अंडर एस्टिमेट किया है, वो सारी तुम्हारी गलती थी, अब तुम दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते हो अपनी डिफीट के लिए। अगर ये रियल बैटलफील्ड होती तो तुम मारे जाते। एक दिन तुम्हें रियल वर्ल्ड में लेके जाया जाएगा। अगर तुम ऐसी केयरलेस चीजें करोगे जैसे तुमने स्टिमुलेशन कैबिन में किया है तो तुम बच भी नहीं पाओगे, तुम मारे जाओगे। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रेटजीज को लगा के। तुम्हें स्ट्रेंथ के ऊपर ही सब कुछ रिलाई नहीं करना है, तुम्हें दिमाग भी लगाना पड़ता है। और जो टीम फर्स्ट प्लेस पे आज के कॉम्बैट टेस्ट में वो लान ज़्वान्यू की टीम है, जिनमें लू फेंग और क्वान ली भी है। इस उनके बच्चे हैरान होते बोलते क्या ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हर टाइम लास्ट ही होते थे। मोंटेड सोच रहे थे बहुत ज्यादा अजीब है, ये कैसे सकते हैं विनर कैसे बने, जो मेरी गोल्डन लाइन ब्लड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं सभी को सप्रेस कर पाता था, सभी के ब्लड लाइन को अपनी पावर को यूज करके। पर इस बच्चे ने कैसे मेरे को सप्रेस किया वहाँ पे, ये है कौन, इसकी क्या प्रॉब्लम है। लान ज़्वान्यू और क्वान ली और लू फेंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़्वान्यू सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पावर वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जो एनर्जी की सर्कुलेशन थी मेरी चेस्ट के अंदर वो और ज्यादा बड़ा लग रहा है। मेरे को जाना पड़ेगा अपने रूम में और टेस्ट करना पड़ेगा वेल क्या हो रहा है मेरे साथ। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि जो टेस्ट है वो ओवर हो गया, अब तुम अपने डोम्स में वापस जा सकते हो और कल्टीवेट कर सकते हो। लान ज़्वान्यू मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। लान ज़्वान्यू सुनता है। फिर क्वान ली और लू फेंग होते हैं वहां से चल जाते। क्वान ली बोलता है ठीक है हम तुम्हें रूम में मिलते हैं। वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। ज़्वान्यू आगे की तरफ नोटिस करता है उसे। प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे फॉलो करो। ज़्वान्यू सोच रहे थे इंसान कौन है, मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि इसे वो डेप्टी डीन बोल रहे हैं। वेल वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो। वेल प्रोफेसर जी साथ में जा रहा होता है। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें सुपरवाइज करने वाला हूँ ताकि तुम इसे गलत तरीके से लीड ना करो और गलत शिक्षा ना दो। प्रेसिडेंट बोलता है कि जी क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है क्या तुम इसे भी अपनी तरह एक डेविल बनाना चाहते जैसे कि तुम हो। जॉनी सोच रहे थे इन दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम है। इनकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट है ये टोटली अनरिलायबल पर्सन है। वो बैठ जाते हैं एक जगह पे। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है क्या मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा जब तुमने वो टैक्टिक यूज की मेज के अंदर। जॉनी बोलता है कि जो मैंने सोचा, जो सब कुछ होता है मेज के अंदर वो रैंडम होता है, तो हमारे जीतने का सबसे ज्यादा वही चांस होता है अगर हम मतलब बेकार की बैटल्स को नहीं करते तो, और वेट करते जब सभी थक जाते प्रीवियस बैटल्स की वजह से। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है ये अच्छा है, तुम बहुत स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ में अच्छे हो। कौन ये बिलीव कर सकता है कि जो लोएस्ट साउल पावर वाला इंसान है उसने सभी को इतना ज्यादा अच्छी तरह से सरप्राइज किया और फर्स्ट प्लेस ले गया। एक्चुअली बात ये होती है कि हम स्ट्रेंथ को तो किसी की न्यूचर कर सकते हैं, पर जो उनकी पर्सपेक्टिवनेस होती है, उनका जो बैटल का और स्ट्रेटजी बनाने का वो होता है हिसाब, वो खुद ही कर सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारा काम करने का ढंग अच्छा लगता है और तुम्हारी जो सोचने की चीजें हैं, क्या तुम मेरे प्यूपिल बनना चाहते हो, वेल स्टूडेंट बनना चाहते हो। जॉनी बोलता है क्या। प्रोफेसर जी भी चुप होता है। जॉनी बोलता है पर मेरे पास ऑलरेडी मास्टर है। प्रेसिडेंट बोलता है क्या तुम्हारे पास है जो तुम्हें साउल स्किल्स सिखाता है, एंशिएंट मार्शल आर्ट्स। वेल मैटर नहीं करता है, मैं तुम्हें वो नहीं सिखाने वाला हूँ। तुमने स्पेस वॉरशिप पायलटिंग कोर्स लिया है ना, मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हें पता है पायलट कैसे करते हैं स्पेसशिप वॉरशिप को। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं है। जो वॉरशिप को पायलट करना होता है वो एक इंसान का काम नहीं होता है, एक पूरा लार्ज स्टाफ चाहिए होता है एक क्राफ्ट को मतलब चलाने के लिए और उसे वर्किंग करने के लिए। पर एक लीडर चाहिए होता है उस वॉरशिप को मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए, और एक फ्लीट को भी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम कैसे फ्रीली मूव कर सकते हो पूरे यूनिवर्स में। अब तुम इंटरेस्टेड हो। जॉनी बोलता है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं छोटा था तब से मेरे को स्पेस वॉरशिप में इंटरेस्ट था। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो प्रोफेसर जी तुम बोल सकते हो, मतलब क्या करना चाहते हो तुम। जॉनी प्रोफेसर जी की तरफ देख। प्रोफेसर जी अपने सर को हिला लेता है। जॉनी प्रेसिडेंट को ग्रीट करता है और बोलता है मास्टर प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। प्रेसिडेंट होता है ठीक है मैंने फाइनली अपने आप को एक सक्सेसर फाइंड कर लिया है, अब से तुम मेरे प्यूपिल हो गए। मेरा जो नाम है वो यिन टियान फान है, पर तुम मेरे टीचर भी बोल सकते हो। ये याद रखना कि किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ठीक है।
वेल वो वाइस डीन होता है टियानलू एकेडमी का, जिसे एक्सक्लूसिव फोक्स ये टियानफान भी बोला जाता है। जॉनी हैरान होता है। प्रोफेसर जी बोलता है हाँ ये सही है, इसका नाम कभी बार मत मेंशन करना वरना। वाइस डीन बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद क्यों नहीं करते, तुम हमेशा बकवास ही क्यों करते रहते हो, इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर जी वहां से चल पड़ता है और बोलता है ठीक है चलो तुम अपने स्टूडेंट को तो डिफेंड कर रहे हो, मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम सिखा सकते हो जो सिखाना है। और एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जॉनी एक अच्छा बच्चा है और तुम्हारी जैसी हिस्ट्री है तुम्हें अच्छा ही करना है इसके साथ, ठीक है, अपने तरह मत बनाना इसे। वाइस डीन बोलता है क्या तुम लेक्चर दे रहे हो मुझे, वो एक बुक को थ्रो करता है। वेल प्रोफेसर जी बच जाता है और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा मेजेस्टिक नहीं हो फोक्स। वाइस डीन बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, इतना ज्यादा घटिया इंसान है। वो बहुत गुस्सा होता है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर प्रोफेसर शांत हो जाता है, बोलता है कि चाहे कुछ भी हो मैं रिग्रेट नहीं करता जो मैंने तब किया था। जॉनी बोलता है टीचर। वाइस डीन बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वेल मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं उसे देखता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज से ही, मैं तुम्हें आज एक रियल स्पेस क्रूज में लेके जाऊंगा, कैसा है वो। जॉनी बोलता खुश हो। फिर वो एक कैबिन की तरफ जाते हैं। जॉनी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या ये स्टिमुलेशन कैबिन नहीं है, मतलब एक तरह का। प्रोफेसर वाइस डीन बोलता है कि ये 2 मैन स्टिमुलेशन कैबिन है, जो एंट्रेंस है वो उस तरफ से। फिर वो अंदर चल जाते हैं। जॉनी ने एक हेलमेट टाइप डाला होता है। एआई बोल रही होती है कि आइडेंटिटी कंफर्म होती है, स्टूडेंट टियानलू एकेडमी का लांजानियो पायलटिंग लेवल 0। जॉनी अंदर होता है, वो सब कुछ देख पा रहा होता है। एक स्पेस की तरह स्टिमुलेशन क्रिएट हुई होती है। वो बोल रहा था वाओ। टीचर बोलता है क्या तुम रेडी हो, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा तो तुम्हें अपने आप को मतलब शील्ड करना सॉल पावर को यूज करके, वरना प्रेशर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। जॉनी बोलता है ठीक है टीचर मैं रेडी हूँ। टीचर बोलता है कि स्पेस वॉरशिप 128 टेक ऑफ कर रही है। वो टेक ऑफ जैसे करती है जॉनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। जॉनी बहुत ज्यादा हैरान होता है। जॉनी सोच रहे थे प्रेशर तो ये तो मेरे को क्रश कर रहा है, अभी ये टाइम है सॉल पावर को यूज करने का। जो गोल्डन पैटर्न ब्लू सिल्वर ग्रास है वो मेरे को स्ट्रेंथ कर सकती है मेरे डिफेंस को, वैसे यूज कर रहा होता है पावर को, पर वो जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होते जा रहा होता है। फिर वो हैरान होता है और सोचता है क्या प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। वेल वो स्पेस में होते हैं एक तरह से। जॉनी बोलता है कि वाओ मैं स्पेस में हूँ। फिर से प्रेशर उसे लगता है, वो सोच रहा था क्या प्रेशर फिर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, क्या जो वॉरशिप है ये एक्सेलरेट कर रही है, मूव कर रही है। फिर वो आगे की तरफ देखते हैं, वो बोलता है ये क्या चीज है। जॉनी सोचता है ये तो एस्टेरॉयड बेल्ट है। वेल स्टोन्स होते हैं हर तरफ गोल गोल रोटेट कर रहे थे प्लैनेट्स के। वाइस डीन बोलते हैं कि टाइटली बैठ जाओ बच्चे और देखना मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम बैटलफील्ड में एंटर करने वाले हैं। जॉनी बोलता है क्या बैटलफील्ड। फिर वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं वेल एस्टेरॉयड बेल्ट में। जॉनी के ऊपर बहुत सा गंद तरीके से प्रेशर पड़ रहा होता है। वो साथ में उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहे होते हैं क्या हो रहा है, ये जो प्रेशर है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जॉनी का भूत बना दिया है। वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट में, स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जॉनी कभी ऊपर हो रहा कभी नीचे हो रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि मेरे को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। वो ऐसे ही फिर काफी ज्यादा टाइम डिस्ट्रॉय करते करते जो जॉनी होता है वो ऐसे चिल्ला रहा होता है। फिर हम 20 मिनट बाद का सीन दिखा देता है। वाइस डीन ने जो स्टिमुलेशन कैबिन होता है उसे ओपन किया होता है। जॉनी जल्दी से भाग। वाइस डीन बोलता है कि जो बाथरूम है वो इस हॉल के एंड पे है। वेल जॉनी को उल्टी आने वाली होती है। वो फिर जाता है और वेल वोमिट कर रहा होता है। वाइस डीन हंसता है और बोलता है क्या इसने 19 मिनट तक होल्ड ऑन किया। जॉनी ऐसे वॉशरूम में होता है। वाइस डीन बोल रहा होता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने मतलब एक वॉरशिप में मैं चढ़ा था तो मैं सिर्फ 18 मिनट तक ही होल्ड कर पाया था। वो हंसता है फिर बोलता है कि मैंने अपने आप को एक जेम फाइंड कर लिया, ये तो वंडरफुल है, इसके पास मेंटालिटी भी है, फिजिक्स भी है और ये क्लेवर भी है, इसके पास तो बहुत सा ग्रेट पोटेंशियल है। जॉनी बाहर आ जाता है। वेल हालत ही खराब है इसकी। वो बोल रहा था टीचर मैं। वाइस डीन बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, हर टाइम स्कूल के बाद मेरे पास आना, कल भी आना ठीक है, मैं मू चोंगटियान को बता दूंगा ठीक है इस बारे में। जॉनी जा रहा होता है। वेल उसके लिए तो पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि लांस जॉनी के पास कोई भी मेमोरी नहीं थी कि वो अपने रूम में कैसे वापस आया। उसने वेल डिनर भी स्किप कर दिया। जॉनी आज सोया होता है। नाइस जॉनी को ये सुनाई दिया कि मतलब जो क्वान ली और ल्यू फेंग ने उसे ग्रीट किया था उसे बस एक ही सपना आ रहा था कि वो गोल गोल ही घूमता जा रहा है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है स्टूडेंट कैफेटेरिया का। ये लिंगटोंग गुस्सा होती है, सोच रही होती है कि जिस तरह से हम कल हारे वो तो बहुत ज्यादा अनफेयर था, कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता जब वो होता है ये सिचुएशन में। तो ऐसे बच्चे होते हैं एक ग्रुप में खड़े, वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमें एक्सप्लेनेशन देने पड़ेगी, ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये लिंगटोंग हैरानी से उनकी तरफ देखती है। वो फिर जाती है वहां पे और बोलती है कि क्या हुआ, कि इसने सारे ब्रेकफास्ट को खा लिया जो हमारे लिए बनाया हुआ था। इसने बोला कि कुछ ज्यादा हंग्री है तो इसने एक्सीडेंटली कुछ ज्यादा खा लिया। ये लिंगटोंग बोलती क्या इसने 30 लोगों का ब्रेकफास्ट खा लिया। जॉनी सोच रहे थे कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये ऐसी सिचुएशन होगी। जो बच्चे होते वो बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा इसके बारे में, हम ऐसे खाली पेट नहीं बैठ सकते हैं। ये लिंगटोंग सोच रही थी ये बच्चा। फिर वो बोलती है अब सबको ठीक है, शांत हो जाओ, तुम क्या चाहते हो इससे कि ये मतलब निकाल दे अपने पेट से सब कुछ। जॉनी सोच रहे थे क्या मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे लिए मतलब खड़ी होगी यहाँ पे और बात करेगी। बच्चे बोल रहे थे कि इंस्ट्रक्टर मुंह आ रहा है, साइड हो जाओ, इन्हें हैंडल करने दो। मू चोंगटियान बोलता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है, अब तुम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मतलब लान जॉनी के साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं इसे कुछ टेस्ट के लिए लेके जाता हूँ। फिर जॉनी जा रहा होता है मू चोंगटियान के साथ। वो आगे की तरफ जाता है, आगे डीन खड़ा होता है। जॉनी बोल रहा होता है टीचर। फिर जैसे वो टीचर के स्माइलिंग फेस को देखता है वेल उसे वही फीलिंग आती है चक्कर वाली और वो वोमिट करने की कोशिश कर रहा होता है। टीचर स्माइल करता है, बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज किया था, पर तुम्हारा जो ब्लड है वो ज्यादा एनर्जी को रिक्वायर करता है तो तुम्हें खाना चाहिए। तुम मेरे साथ आ सकते हो मतलब मेरे ऑफिस में अगर तुम खाना चाहते हो नेक्स्ट टाइम तो। मू चोंगटियान सोच रहा था कि वाइस डीन जॉनी को सिखा रहा है।
इस इंसान की बहुत ज्यादा हाई पोजीशन है एकेडमी में। ऐसा तो डीन इसे हमेशा अवॉइड करता है, पर वो हमेशा इसे बेस्ट चीजें देता है और बेस्ट डील देता है। जो मिस्टर जी है वही सिर्फ इससे क्लोज है, जो बाकी है वो इसके पास भी नहीं जा सकते हैं। फिर चुप होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं ये होप कर सकते हैं कि अच्छी चीज है जवानी के लिए। वाइसडीन जवानी को बोलता है कि मेरे पास स्कूल के बाद आना, ठीक है। जो टीचिंग है वो 1 घंटे के बाद स्टार्ट होगी डिनर के। जवानी चुप होता है, सोच रहा था मुझे थोड़ा सा डर क्यों महसूस हो रहा है। टीचर स्माइल करता है, बोलता है हम कभी भी एक चैलेंज से पीछे नहीं हट सकते है ना, हमें करने पड़ता है वो चीज, उसी को एक मैन बोलते हैं। जवानी वेल उसके पसीने छूट रहे होते हैं और सोच रहा होता है कुछ ज्यादा डरावना है। फिर ऐसे में एक सीन दिखाई देता है, जवानी के सामने बहुत ज्यादा खाना होता है। हम बताया जाता है कि दिन में यिन टियानफैंग बहुत ज्यादा अच्छा खाना तैयार करता था। जो डिशेस थी वो सारी मतलब रेयर इंग्रेडिएंट से बनी हुई थी। लांजवान हमेशा मतलब फुल ऑफ एनर्जी फील करता जब भी वो इस अच्छे खाने को खाता था। तब उसे वो जो वाइसडीन था वो एक एंजल की तरह दिखता था, पर नाइट के टाइम में वाइसडीन उसे डीमन की तरह दिखता था, क्योंकि वो एक तरह से डीमन में कन्वर्ट हो जाता था उसे ट्रेन करते वक्त। क्योंकि वाइसडीन उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट में रखता था स्पेस वॉरशिप में। हर दिन लांजवान ये बहुत ज्यादा थका थका फील करता था। इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे टाइम में लांजवान ऐसे ही था कि उसके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता था। वो एब्सेंट माइंडेड ही रहता था पूरी तरह से, और इसी की वजह से उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी वो भी गिर गई। पर इसके जो एफर्ट्स थे उन्होंने अच्छा ही किया इसके साथ, क्योंकि ये क्विक लर्नर था और इसकी जो बॉडी थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी। जो इम्पैक्ट था स्पेस वॉरशिप का और अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की वजह से लांजवानी की जो एंड्योरेंस थी वो भी इम्प्रूव हो गई। वो और ज्यादा झेल पा रहा था। ये अपने आप को अडेप्ट करने लग पड़ा जो इम्पैक्ट उसके ऊपर लगता था। पर जो यिन टियानफान था वो भी मतलब पायलटिंग टाइम को एक्सटेंड कर रहा था। जैसे पहले 20 मिनट था वो फिर ऐसे इंक्रीज करता जा रहा था जैसे जवानी को आदत लग रही थी इम्पैक्ट की। वो ऐसा कर रहा था ताकि वो जवानी की लिमिट्स को पुश कर सके। फिर ल्यूफेंग बोलता है एक बार कि जवानी तुम अभी भी मतलब रात को वाइस प्रेसिडेंट के पास जा रहे हो। क्वानली बोलता है कि जो फाइनल से वो आ रहे हैं हमें साथ में प्रैक्टिस करने पड़ेगा। जवानी बोलता है हाँ मैं प्रोफेसर यिन को आज पूछूंगा, वेल वो कुछ ज्यादा थका होता है। क्वानली बोलता है इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मेरी मेंटालिटी है वो 200 तक पहुंचने वाली है, तुम्हारा क्या सीन है। जवानी बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे को ऐसे ही मतलब चक्कर से लगता है हर दिन, मेरे को जाना पड़ेगा। लुफेंग बोलता है कि ठीक है। क्वानली बोलता है मैं ये होप करता हूँ। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर जी अपने हाथ को टेबल पे मारता और बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता तुम्हारे स्टिमुलेशन कैबिन के बारे में, तुम कैसे इस चीज को उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो अगर कुछ होगा उसके साथ तो। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि ओ वेल चुप करो, मुझे पता है मेरे बेसिक जजमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसे स्टिमुलेशन कैबिन में जाने भी नहीं देता। मैं इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहता हूँ और इंस्पायर करना चाहता हूँ। और ऊपर से तुम्हें सच सच बताऊं तो ये जो बच्चा ये 1 घंटे तक रह पा रहा है अंदर। प्रोफेसर जी बोलते हैं हैरानी से क्या 1 घंटा। वाइस बोलता है कि ये जो बच्चा इसके पास अच्छी फिजिक है और अच्छी मेंटालिटी है, अगर इसे नॉर्मल वे में हम सिखाएंगे तो एक तरह से इसके टैलेंट का वेस्ट ही है। फ्यूचर में उसे उस जगह पे जाना है, यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। प्रोफेसर जी चुप होता है। फिर वाइसडीन बोलता है कि जी जो मेरी बिगेस्ट गलती थी और जो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है ये वही है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी अपने यूथ टाइम पे, उस टाइम पे, इसलिए मैं एक्सपेल किया गया, वरना मैं ऐसे ही अकेला नहीं होता। बस जी बोलता ठीक है हम वैसे भी फॉलन एंजल्स ही हैं, तुम एक बार जा सकते हो, ट्राई करा सकते हो उससे। डीन बोलता है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं रियली उसे उस प्लेस पे पहुंचाऊंगा ही। फिर हमें जवानी दिखाई देते वो अंदर बैठा होता है कैबिन में। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि जवानी क्या तुम रेडी हो। जवानी बोलता है हाँ। प्रोफेसर जी भी होता देख रहा होता है वो भी। फिर ऐसे वो जो होती है स्पेसशिप वो रेडी हो चलती है, वो चलने लग पड़ती है। जवानी प्रेशर में होते प्रोफेसर जी उसे देख रहा होता है। प्रेसिडेंट ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है स्टोन्स को। जवानी मतलब बिल्कुल ठीक होता है। अब जवानी अच्छा कर रहा होता है। ये अपने आप को इस ऑपरेशन में जो यिन टियानफान ने स्टार्ट किया है उसमें अडेप्ट करने लग पड़ा है और ये अब अब्सॉर्ब भी कर सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी मतलब स्पेस वॉरशिप की है। ऐसे जवानी बिल्कुल तरह से ठीक होता है पूरे टाइम पे। जवानी बाहर आ जाता है। प्रेसिडेंट बोलता है तुम्हें क्या लगता है। प्रोफेसर जी थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है इतना बुरा नहीं है, मैं सरप्राइज हूँ इसकी एंड्योरेंस को देख के। डीन बोलता है कि इसी को हम टैलेंट बोलते हैं और ये मेरी इमेजिनेशन से वेल बहुत आगे की चीज है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे 3 मंथ्स में पायलट करने दूंगा एक वॉरशिप को। प्रोफेसर ये बोलते हैं मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ, इसे अभी भी और ज्यादा टाइम चाहिए। डीन बोलते है गिफ्टेड है और मैं इसकी ऐसे ही मतलब फिजिकल फिटनेस को काफी ज्यादा टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जॉनी बोलता है क्या, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं जो भी रेयर इंग्रेडिएंट्स तुम्हें खिला रहा हूँ वो वेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तुम इतना ज्यादा खाते हो और ऐसे इतनी जल्दी कंज्यूम भी कर लेते हो, इसका यही मतलब है कि तुम्हारी जो बॉडी और जो ब्लड स्ट्रीम है उसे और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जॉनी बोलता है अच्छा। डीन बोलता है कि पर ये भी बहुत ज्यादा यंग है इसलिए मेरे को इसका जो पीरियड टाइम पीरियड उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने इसके स्टडी प्लान को भी एडजस्ट किया जैसे कि मतलब रेयर कंडीशन होती है जब तक कि मतलब 12 साल का नहीं होता है। मैं इसके स्टडी प्लान को भी मतलब चेंज कर दूंगा जब भी मतलब 12 का हो जाएगा। प्रोफेसर जी बोलता है मैं रिलीव्ड हूँ, अब मुझे देखने से लग रहा है कि तुम मैच्योर हो गए हो। डीन बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं हमेशा मैच्योर ही था। प्रोफेसर जी बोलता है कि अपने आप को इतना ऊपर मत रखो, ठीक है। तुम भगवान को पता है कि कौन एक्सपेल हुआ था एक टाइम पे। डीन बोल रहा था कि जी तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रोफेसर जी बोल रहा था अपने हाथों को मेरे ऊपर सेट आओ, वेल ये अलग ही नमूने हैं। फिर जवानी और प्रोफेसर जी जा रहे होते हैं एक जगह। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि जवानी तुम्हें हार्ड वर्क करना, ठीक है। और अगर प्रोफेशन की बात की जाए बैटल आर्मर की तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम बैटल आर्मर डिजाइन को चूज करो, ठीक है। मैं चलता हूँ, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में देख सकते हो बैटल आर्मर क्लास में। जवानी बोलता है
ओके शुक्रिया प्रोफेसर जी। डीन बोल रहे थे यहाँ से दफा हो जाओ, तुम आज के बाद यहाँ पे वेलकम नहीं है, ठीक है, मत आना यहाँ पे। मुचोंगटियान बोल रहा था मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि इस एग्जाम का रूल क्या है। हम पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। मॉन्टरेट सुन रहा होता है ध्यान से, जॉनी भी सुन रहा होता है। मुचोंगटियान फिर बोलता है कि जिस टीम को सबसे ज्यादा प्लसेस मिलेंगे वो एलिमिनेट नहीं किए जाएंगे। फिर ऐसे जो स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, लांजानी सक्सीड कर जाता है और उसे पहला प्लस मिलता है उसका। टीचर बोलते ठीक है अब नेक्स्ट लू क्वानजुन स्टार्ट करो अपने टेस्ट को। वेल जो मॉनिटर होता है वो भी अपनी पूरी कोशिश को कर रहा होता है, वो 5 मिनट क्रॉस कर लेता है। टीचर बोलती है ठीक है 5 मिनट तुम्हें प्लस मिलता है। लूफेंग को एक प्लस स्पीड के टेस्ट में मिला। सोल एनर्जी में लांजवान का जो रैंक था वो 16 पहुंच गया। प्रोग्रेस तो थी पर ये फिर भी 16 ही है क्लास में। क्वानली की मेंटालिटी 187, इससे प्लस मिला। मुचोंगटियान बोलता है नेक्स्ट लांजवान यू। वो सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि इसकी जो मेंटालिटी वो पास्ट 3 मंथ्स में इंक्रीज हुई है कि नहीं, क्योंकि ये गाइडेंस में था वाइस प्रेसिडेंट की। वो बोलता है ठीक है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे मशीन लगा ली होती है उसके सर में। मुचोंगटियान सोच रहा होता है ऐसा भी हो सकता है कि हमें इम्प्रेस करे। फिर जो स्कोर था वो मतलब इंक्रीज होने लग पड़ा 29। फिर वो 180 पहुंच जाता है। बच्चे बोलते हैं 180 क्या 187 से आगे निकल जाएगा। फिर वो 190 पहुंच जाता है। क्वानली बोलते हैं 190 ये अच्छा है। फिर ऐसे 194 हो जाता है। मुचोंगटियान सोच रहा था कि अभी भी इंक्रीज हो रहा है। फिर ऐसे 194, 195, 196, 197 हो जाता है। बच्चे बोल रहे थे कि इसकी जो स्पीड है वो अब थोड़ी सी कम हो गई है। वो 199 पे रुक जाता है और वो बोल रहे थे तो अनबिलीवेबल है 199 में काफी टाइम पे रुक जाता है। क्वानली बोलते क्या रुक गया है। मुचोंगटियान सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है मिडिल फेज ऑफ स्पिरिट रेलम में एंटर करने के लिए। एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा था हाँ ये काफी ज्यादा क्लोज था, काफी ज्यादा साउल मास्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं इतना। फिर ज़ुआन ऐसे कंसंट्रेट कर रहा होता है। उसकी जो अंदर जो एनर्जी होती है गोल गोल घूम रही होती है। वो सोच रहा होता है मैं एनर्जी वोर्टेक्स को फील कर सकता हूँ कि वो और ज्यादा ब्राइटर होता जा रहा है। फिर बीच में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा ही ब्राइट हो रही होती है, वेल ग्लो कर रही होती है। ज़ुआन ऐसे देख रहा होता है, वेल एक तरह से अपने माइंड में ही उड़ रहा होता है। वो सोचता है कि जो स्पोर्ट है मिडिल में वोर्टेक्स के, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं उसके कलर को डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ। वो फिर ध्यान से देखता है, वो एक ऑफ टाइप होता है लाइट का, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। वो लगातार 3 मैचों को जीत जाते हैं, पर इससे क्वानली की मेंटालिटी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। तो वो मेडिटेट करने बैठ जाता है अपनी मेंटालिटी को रिगेन करने के लिए। एक फाइट का सीन दिखाई देता है हमें। ज़ुआन आगे की तरफ जा रहा होता है, बोलता है फ्रेंजी जो हमने प्लान किया है वैसे करना है, ठीक है अटैक करो। लिफेंग आगे की तरफ जा रहा होता है। ज़ुआन अपने हाथ से उसकी पीठ पे टच करता है। वो ओवर पावर हो जाता है और बोलता है हाँ जो एनर्जी है वो मेरी बॉडी के अंदर आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ। वैसे ही एक्साइटेड होकर आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। एक जो बच्चा होता है वो बोलता है कि ये इस तरह से क्यों रश कर रहा है हमारी तरफ। दूसरा बोलता है कि अपनी मार्शल सोल को रिलीज करो। लिफेंग व्हाइट ड्रैगन पिक अटैक को यूज करता है और उन सभी को ऊपर की तरफ उठा देता है। वैसे हवा में होते हैं। लिफेंग बोलता है कि तुम वेल खत्म हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वो एक जो बच्चा होता है उसे अपने स्पीड से मार देता है। ज़ुआनी बोलता है कि फ्रेंजी दूसरे सेकंड एम्पावरमेंट के लिए तैयार हो। ज़ुआनी फिर ऐसे हवा में उसे टच करता है और दोबारा से एम्पावर करता है। ऐसे जब लांज़ुआनी टच हुआ था एयर में ल्यूफेंग के साथ, तो उसने ल्यूफेंग को दोबारा एम्पावर कर दिया। वेल मतलब थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट होता है ऐसे टचिंग से ही। उसी के बाद जो ल्यूफेंग का व्हाइट ड्रैगन स्पीयर था उसने एक बहुत ज्यादा खतरनाक लाइट दिखाई और उसे डिफीट कर दिया। जो फिर सेम टाइम पे लांज़ुआनी भी दूसरे ओपोनेंट की तरफ भाग गया। जो ओपोनेंट था उसने अपनी अटैक को यूज किया बिग नेट मार्शल साउल, ताकि वो लांज़ुआनी को ट्रैप कर सके। वेल ज़ुआनी भी अपना अटैक यूज करता है। जो वाटर होता है वो गोल गोल घूम रहा होता है, वो उसके नेट को खा जाता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था वो बच्चा कि मतलब ये तो गलत है, मेरी जो नेट है वो तो गायब हो रही है, रोल हो रही है। ज़ुआनी अपने हाथ को वेल ब्लू सूर्य ग्रास से कवर कर लेता है और बहुत जोर से पंच मारता है उसे। वो जो होता है बच्चा वो नीचे गिरता है। ज़ुआनी आई शार्ट को क्रिएट कर लेता है और उसकी तरफ फेंक देता है। वो जो आई शार्ट होता है उसके पेट के आर पार निकल जाता है। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि वेल खत्म हो गया है, ओवर हो गया ये। फिर सेम टाइम पे भी लू फेंग ने भी अपने जो दूसरे ओपोनेंट था उसको स्पीयर से स्टैब कर दिया था। पर ऐसे फाइट के दौरान उसकी जो चेस्ट थी उस पर भी एक वोंड आ गया। अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो 4th मैच है टीम 333 जीतती है। मुचोंगटियान बोल रहा होता है कि इन्होंने मैक्सिमम बैटल्स को जीत ही लिए, चल रुक जाते हैं, कुछ ज्यादा फास्ट जा रहा है। प्रोफेसर जी अब क्या करे। प्रोफेसर जी बोलता है कि ये जो वीडियो है इसे बाकी टीम्स को बता दो, उन्हें खुद पता लगाना पड़ेगा कि क्या करना है अब इनके साथ फाइट करने के लिए। मुचोंगटियान बोलता है हाँ ये सही रहेगा, उन्हें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा इन जैसे बच्चों के साथ फाइट करने के लिए। इससे ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट किस तरह से अडेप्ट करते हैं सिचुएशन को देख के। चलो मैं ऐसे करता हूँ। फिर हमें अरेना का सीन दिखाई देता है। ज़ुआनी बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मैचेस को पोज कर दिया है, शायद टीचर चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा ब्रेक लें। हम 4 बैटल साथ में जीत गए हैं तो एक और चाहिए हमें पास होने के लिए, है ना। और क्वानली को भी अपनी मेंटेलिटी को रिकवर करना है। तभी 3 और लोग आ जाते हैं। ज़ुआनी बोलता है कि आ गए वो, चल चलते हैं। लांज़ुआनी और ल्यू फेंग ने सेम ट्रिक को यूज करने की सोची। ऐसे आगे जाके सरप्राइज करने लगे थे अपने राइवल्स को जो कि मतलब जस्ट आए हैं। ल्यू फेंग आ गई तो ज़ुआनी उसे टच करते हैं ल्यू फेंग को। ल्यू फेंग एम्पावर हो जाता है। ल्यू फेंग ने ऐसे अपने जो अटैक्स है वो मैनिफेस्ट किए और उनकी तरफ कर दिए। पर जो लांज़ुआनी और ल्यू फेंग दोनों सरप्राइज थे क्योंकि वो तीनों थे, उन्होंने पीछे की तरफ जंप लिया और ल्यू का अटैक डोज कर लिया। ज़ुआनी बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, इतने जल्दी इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। ल्यू फेंग बोलता है इसे डोज करके दिखाओ। वो अपना अटैक यूज करता है मल्टीपल स्पेयर का अटैक। एक जो मार्शल आर्टिस्ट होता है बच्चा होता है वो रोक लेता है उसके अटैक्स को। लू फेंग सोच रहा होता है कि ये तो वही है लियांग ज़ेंग जो कि डेप्यूटी मॉनिटर है इस क्लास का, रैंक 19 इंडिविजुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ में। सिर्फ ल्यू क्वानजुन के पीछे ही है वो।
जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है इस टीम की वो बेस्ट में ही आती है। लियांग जैंग बोलते हैं कि जैसा हमने प्लान किया वैसा करते हैं। वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। उनका एक टीममेट वाइन्स को क्रिएट करता है, वेल ग्रास वाली वाइन्स को लू फेंग की तरफ भेज देता है। दूसरा जो ओपोनेंट होता है वो अपने एरो को शूट करता है क्वान ली की तरफ। जॉनी हैरान होता है, वो सोच रहा था इसका टारगेट क्वान ली जो मेडिटेट कर रहा है, ये उसी को अटैक कर रहे हैं जिसे हेल्प चाहिए, सही नहीं है। इन्हें टैक्टिक्स को प्रिपेयर किया हमारे लिए, मेरे को रोकना पड़ेगा उस एरो को, वो जल्दी से जा रहा होता है। तब पीछे से एक और ओपोनेंट आ जाता है, वो अपना अटैक यूज करता है, डबल क्रेंसेंट स्लैशर, एक स्लैश टाइप जॉनी की तरफ आ रहा होता है। लू फेंग बोल रहे थे नहीं मैं फंस गया यहाँ पे, ध्यान से। जॉनी अपने हाथ पे एनर्जी को फॉर्म कर लेता है। जॉनी फिर साइड जंप करता है, वो स्लैश से बच जाता है और एक आइस शार्ट को आगे की तरफ भेजता है। वो आइस जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है और उस एरो को वेल डिफ्लेक्ट कर लेता है जो उसकी तरफ जा रहा होता है। तब जॉनी की तरफ एक मार्शल आर्टिस्ट अटैक ही करने लगा होता है। जॉनी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, बोलता है रुक जाओ। जैंग होता है वो रुक जाता है, मू चोंगयान भी देख रहा होता है। जॉनी बोलता है हम गिव अप करते हैं इस मैच पे, तो मैच वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लू फेंग सोच रहा होता है कि वेल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ये जो पूरी सिचुएशन थी ये बुरी थी हमारे लिए, ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है और ऊपर से बात ये है कि इन्हें हमारी टैक्टिक्स के बारे में पता है कि हम क्या किया था हमने और क्या करना है हमने, मतलब क्या कर सकते हैं, तो गिव अप करना ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। मू चोंगटियान बोलता है फाइनली इन्होंने एक कॉम्बैट हार लिया है। दूसरा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि वेल ये ठीक ही है। मू चोंगटियान बोलता है अगर ये ऐसे जीतते रहते तो बाकी के जो स्टूडेंट होते वो डिस्करेज हो जाते। वाइस दिन वहां पे आ जाता है और वो चुप होता है, वो बोलता है मिस्टर मू, लियू की टीम कब आएगी? मू चोंगटियान बोलता है बस एक टीम के बाद। वाइस दिन बोलता है कि अभी डालो उनको, ठीक है, और लान की टीम को बोलो कि अगर वो इस फाइट को हार जाएंगे तो वो सभी जितने मैच उन्होंने जीते हैं और जो पूरा इन्होंने ये किया है उस सभी में हार जाएंगे। मू चोंगटियान बोलता है क्या वाइस दिन, ये सही नहीं होगा, ये रूल्स के अगेंस्ट होगा। मेरे को ये लगता है कि जो लान की टीम है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको। वाइस दिन बोलता है कि जैसा मैंने बोला वैसा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो बॉयज हैं कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं। प्रोफेसर जी बोलता है कि जैसे वाइस डी ने बोला वैसे करो, हम ऐसे बच्चों को नहीं करने देंगे जैसे वो करना चाहते हैं, वो ऐसे ट्रिक्स ही कर रहे हैं एक तरह से। मू चोंगटियान बोलता है वेल ठीक है। फिर ऐसे उन्हें सुनाई देती है आवाज की अटेंशन लांस जानियो की टीम, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ अब तुम्हें ल्यू क्वानजिन के साथ फाइट करनी है, उनकी टीम के साथ नेक्स्ट। अगर तुम इस कॉम्बैट को जीतोगे तो ही तुम पास माने जाओगे और अगर तुम नहीं जीत पाओगे तो तुम फेल हो जाओगे इस टेस्ट में। लू फेंग बोलता है क्या एक मैच से हारने से हम बाकी जितने भी मैचेस हमने किए थे हम उसमें भी हार जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा। लांस जानियो भी हैरान होता है। वेल लियू की टीम वहां पे आ जाती है। लू फेंग बोल रहा था क्या ये अभी यहाँ पे पहुंच गए? क्वान ली भी उठ जाता और बोलता है कि अब हम क्या करें, मैं रेडी नहीं हूँ समन करने के लिए अभी भी। लियू अपनी दोनों रिंग्स को एक्टिवेट कर लेते और आगे की तरफ आ रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि टीचर क्या मेरे को पुश करने की सोच रहे हैं, अगर ऐसा वो चाहते हैं तो फिर वो बोलता है कि लियू इन सभी को ऊपर की तरफ उठाना बाकी मैं कर लूंगा। लियू बोलता है क्या तुम अपने गोल्डन लाइन रोर को यूज करने वाले हो? जॉनी बोलता है कि मैं स्टार्टिंग से नहीं यूज करूंगा रोर को, तो चलो कुछ और करते हैं। फिर लियू आगे की तरफ जा रहा होता है एम्पावर होके। जो उनका तीसरा ओपोनेंट होता है वो अपनी साउल स्किल को यूज करता है जो कि डिले होती है। लू फेंग स्लो डाउन हो जाता है। लू फेंग सोच रहा था कि नहीं इसने मेरी स्पीड को रोक दिया है, ये ऐसे मेरे को पकड़ेंगे, पर चाहे कुछ भी हो मैं सब कुछ जॉनी की तरफ छोड़ देता हूँ। वो अपने स्पेयर से अटैक यूज करता है राइजिंग ड्रैगन और जो फोर्स होती है वो उन्हें ऊपर की तरफ पुश करने लग पड़ती है। लियू ऊपर की तरफ होता है, येलिंग टोंग भी ऊपर की तरफ होती है। लियू येलिंग टोंग को पकड़ता है हाथ से, येलिंग टोंग बहुत जोर से किक मारती है लू फेंग को। जॉनी भी आ रहा होता है पीछे से, जॉनी साइड से मूव करता है लू फेंग के। लियू सोच रहा होता है कि यार इसने लू फेंग को पकड़ा नहीं और ये हमारे पास आ रहा है, ये करने के लगा, ये मतलब सोच रहा है कि ये हम तीनों को हरा देगा एक ही बार में, क्या ये पागल हो गया है। जॉनी से अपने सर को नीचे करके भाग रहा होता है। फिर वो लियू सोचता है रुको कुछ गलत है यहाँ पे। जॉनी स्माइल कर रहा होता है। लियू सोचता है ये स्माइल कर रहा है, कुछ गलत है यहाँ पे। वो अपने गोल्डन राइडर को यूज करने वाला होता है। जॉनी अपने दोनों हाथों के पास में लाता है और बिल्कुल उनके पास में पहुंच जाता है। जॉनी वाले एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है, वेल वो फ्यूजन स्किल और बोलता है चलो मिलता हूँ तुम्हें। लियू बहुत ज्यादा हैरान होता है। जॉनी वेल ब्लास्ट हो जाता है उन तीनों के साथ। क्वान ली बोल रहा था क्या? लू फेंग बोलते क्या जॉनी और वो सभी गायब हो गए हैं? वेल बाहर जो मॉनिटरिंग रूम होता है वहां पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है वो कलरफुल फ्लैश कैसा था, लियू की टीम पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो गई। मू चोंगटियान बोलता है क्या ये ऐसी स्किल थी जो वन सर्कल वाला साउल मास्टर यूज कर सकता है और कैपेबल होता है? जो डैमेज इसने कोज किए तो बहुत ज्यादा ह्यूज था, ये किस तरह की स्किल थी? डीन भी हैरान होता है और चुप होता है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है क्या वो मार्शल सोल्स फ्यूजन स्किल थी? प्रोफेसर भी चुप होता है बहुत ज्यादा हैरानी से। फिर वो बोलता है कि जैसा इसका काम लुक था इसके फेस के ऊपर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मतलब ऐसी स्किल है जो इसने खुद सीख, ये एक मार्शल साउल फ्यूजन है, एक मार्शल साउल फ्यूजन स्किल। डीन बोलता है क्या ये? प्रोफेसर बोलता है, प्रोफेसर बड़ा गुस्से से
से डीन की तरफ देख रहा होता है। वो अपने हाथों को आगे की तरफ करता है। डीन डर जाता है। प्रोफेसर उसके गले को पकड़ लेते और बोलता है कि तुम घटिया फोक्स, तुम्हें मेरे को देना पड़ेगा उसे, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें मार दूंगा, ये वेस्ट ऑफ टैलेंट है अगर तुम्हारे पास वो लर्न करेगा तो। डीन बोल रहा तो मैं नहीं लेने दूंगा तुम्हें। प्रोफेसर जी बोलता है तो मैं तुम्हें ऐसे तुम्हारा गला दबा के मार दूंगा। वो ऐसे नीचे पड़ के तमाशा कर रहे होते हैं। फिर ऐसे में बताया जाता है कि जो फाइनल एग्जाम था फर्स्ट सेमेस्टर का हाई टैलेंट यूथ क्लास का, उसमें जो टॉप इंडिविजुअल था वो लांस वानियो था, टीम 333 का। और जो टॉप टीम है कॉम्बैक्ट टेस्ट में वो भी टीम 333 है। फिर ऐसे में 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वेल क्या ही टाइम स्किप लिया इन्होंने। हमें टियानली सिटी टियानलो अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, ट्रेनिंग रूम का। वहाँ पे टियानली पहुंच गया होता है। टियानली देख रहा होता है आगे की तरफ। वहाँ पे प्रोफेसर जी और ज्वानी होते हैं खड़े विंडो के ऊपर। ज्वानी बोल रहा होता है कोऑर्डिनेशन। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम्हारी जो कोऑर्डिनेशन है तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी स्किल का वो सिमिलर होना चाहिए। तुम्हें समझ आ रहा है? मैंने काफी ज्यादा टाइम तुम्हें बोला है, पर तुम्हारा जो आइस एलिमेंट है वो हमेशा क्यों लेड असिस्ट करता है हर टाइम जब तुम स्ट्राइक करते हो। तुम्हें कंबाइन करना पड़ेगा उसे अपनी पावर के साथ। तुम्हें पूरी तरह से अपने ट्विन मार्शल सोल को यूज करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को। याद रखो, एक जो असली स्ट्रॉन्ग मैन होता है को वो लर्न नहीं करता कॉम्बैट स्किल्स को, वो क्रिएट करता है खुद ही उन्हें, क्योंकि उसे पता होता है कि क्या बेस्ट है उसके लिए, किस चीज से वो दूसरों को हरा सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब मतलब तुम उस सिचुएशन में पहुंचोगे जब तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, तो तुम्हें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है, और अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। जॉनी बोलता है यस प्रोफेसर, वेल बड़ा हो गया। प्रोफेसर जी बोलता है ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कुछ रेस्ट लो और जो मैंने तुम्हें बोला है वो सोचना, ठीक है उसे। जॉनी बोलता है ठीक है। प्रोफेसर जी बोलता है हाँ, ज्यादा हार्ड वर्क करना अपनी मेडिटेशन के ऊपर भी, ट्राई करना कि तुम डीप मेडिटेशन में एंटर करो, जो तुम्हारी साउल पावर है। फिर ऐसे ही मतलब जो लांस जानी की लो साउल पावर थी वो डरा रही थी प्रोफेसर जी को। ये जो बच्चा था ये परफेक्ट था हर एक वेरियस एस्पेक्ट्स में। इसका एटीट्यूड, गिफ्ट और जो मतलब इसकी देखने और समझने की शक्ति थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और जो इसकी फिजिकल फिटनेस और कॉम्बैक्ट पावर थी वो भी टॉप थी पूरी क्लास में। इसकी मेंटेलिटी 800 तक पहुंच गई है, जो कि मतलब नॉर्मल पीपल से मतलब हिसाब ही नहीं लगा सकते हैं इसका। काफी ज्यादा एलिमिनेशन के राउंड के बाद सिर्फ 21 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं हाई टैलेंट यूथ क्लास में। जो साउल पावर है सभी की मतलब मैक्सिमम की वो 27 के ऊपर ही पहुंच गई है। जो लियू है मॉनिटर वो ऑलरेडी उसके 3 साउल सर्कल्स हैं, पर जो लांसवानियो की साउल पावर वो दूसरे हाथ में वेल सिर्फ 19 रैंक तक ही पहुंची है, ये 20 भी नहीं पहुंच पाया है। प्रोफेसर जी अपने सर के ऊपर हाथ रखा होता है, बोलता है कि वेल ये टेंशन तो मुझे मार रही है।